कल देखा था कि जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शंस और इन पैरेलल सेक्शंस, ठीक है, वो हमने समझ लिए थे कि कैसे कैसे कंपोजिट सेक्शंस में बेसिकली कॉपर एंड स्टील का हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, कॉपर जिसका अल्फा ज्यादा होगा, ठीक है, वो कॉपर हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो मटेरियल एक्सटेंड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसका अल्फा कम है इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, छोटा सा रिकैपिचुलेशन ले लेता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर कॉपर ये है, स्टील ये है, तो कॉपर में आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉपर में टेंशन क्रिएट होगी या कंप्रेशन क्रिएट होगी? आंसर दो। कॉपर में टेंशन क्रिएट होगी या कंप्रेशन क्रिएट होगी? या फिर मैं अगर इसे बोल दूं ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 इफ मोर देन अल्फा 2, अल्फा 1 इफ मोर देन अल्फा 2, देन जो अल्फा 1 वाला मटेरियल है उसमें टेंशन होगी या कंप्रेशन? बताइए जल्दी से, उसमें टेंशन होगी या कंप्रेशन? अगर ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो, अगर ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पर जो अल्फा 1 जिसका ज्यादा है अल्फा, उसमें कंप्रेशन या टेंशन। और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सभी रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी हमारी कंप्रेशन में, आर लगेगा इस साइड में। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी कंप्रेशन में ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा स्टील हो जाएगा टेंशन में ऐसे, ये R1 R2। स्टील में आएगा टेंशन जबकि कॉपर में आएगा कंप्रेशन। क्लियर? ठीक है, सारी इसकी पीछे की कहानी आपने समझ ली थी। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन बोला था कि ये क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर सभी ने सही दे दिया था। ठीक है, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी कल, ठीक है, तो इसी वजह से मैं बता नहीं पाया, बाकी सबने आंसर सही दे दिया था। लेंथ और बता दीजिए, लेंथ आपने क्या निकाली थी इसमें? आपने इसमें लेंथ और बता दीजिए क्या निकाली थी? वैल्यू सभी की सही आ गई थी, इसकी लेंथ और बता दीजिएगा। जो ये क्वेश्चन मैंने लिया था आपसे, ये वाला क्वेश्चन, इसमें लेंथ कितनी आई थी आपकी? 0.266 mm, और हाँ मतलब 0.266 mm या वो सॉरी मीटर, या 266.67, हाँ 266.67 mm। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये आपने सीधा नेट लेंथ से किया था, नेट लेंथ या नेट इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन सॉरी, नेट इलोंगेशन हमारा 1 mm था। इसी के बराबर आप कोई सी भी चीज रख देते, इसके बराबर आप कोई सी भी चीज रख देते, चाहे आप ये वाला पार्ट रखते इसके बराबर, ये वाला पार्ट, चाहे आप ये वाला पार्ट रखते, आंसर दोनों से सेम ही निकल के आएगा। वो नेट बराबर है किसके? 1 mm की। ठीक है, तो यहां से L की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, इसके बराबर 1 mm रख के। सिग्मा थर्मल आपको पता ही लग गया है, ठीक है, बाकी सारी चीजें पता है, या फिर यहाँ सिग्मा थर्मल स्टील पता लग गया है, बाकी सारी चीजें पता है, L की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1 mm रख के। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, L की वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक, चलिए फिर आगे चले। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने किया होगा। आंसर आया किसी का? आंसर आया किसी का? बताइए, किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन का? किसी का क्वेश्चन का इसका आंसर आया? बताइएगा। हाँ, 121.772। नेट, नेट की बात कर रहे हैं ना? नेट, नेट, मुझे एक बार नेट वाला आंसर दीजिएगा। 121.772। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीषा एंड पार्थ, बहुत बढ़िया। भरत, बहुत सही। ठीक, ये शुभम वर्मा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 164 नहीं है, ये 121.78 है। ठीक है, एंड सेकंड इज 3.67। वेरी गुड, 3.67 या 68। ठीक है, 3.68। ठीक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो अब देखिए सिंपल सी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा। ठीक, क्या कि यहाँ पर ये वाली बॉडी हो गई हमारे पास, मुझे आंसर देते रहिएगा प्लीज। ये है मेरे पास एक पॉइंट, इसे 1 बोल दिया, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट, इसे 2 बोल दिया, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट, इसे 3 बोल दिया। जब हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस लगेंगी, कौन कौन सी स्ट्रेसेस लगेंगी जब हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं? तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पर
डेल्टा फ्री ऑफ स्टील, डेल्टा फ्री ऑफ स्टील, ठीक है। डेल्टा फ्री ऑफ स्टील मान लीजिए यहां तक गया, उसकी वैल्यू पहले निकालो, समझो मेरी बात को। डेल्टा फ्री ऑफ स्टील यहां तक गया, उसकी वैल्यू पहले निकालो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपसे कि वैल्यू निकालो, क्यों? क्योंकि इनकी एक्चुअल लेंथ अलग अलग है। स्टील की एक्चुअल लेंथ अलग है तो ब्रास की एक्चुअल लेंथ अलग है। अगर लेंथ सेम होती, ठीक है, तो मैं आपसे सीधा बोल देता कि हाँ यहाँ की जो लेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है। अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 एंड अल्फा 3, ठीक है। तो यहाँ सीधा आप बोल देते लेंथ ज्यादा होगी, बट क्योंकि लेंथ इसकी ज्यादा है तो कैलकुलेशन कुछ और हो सकती है। बट यहाँ से आप सिंपल समझिएगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका फ्री एक्सपेंशन भी तो ज्यादा होगा, उसका फ्री एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जो ब्रॉन्ज वाला पार्ट है वो तो काफी आगे तक एक्सपेंड हो रहा होगा फ्रीली, फ्रीली काफी आगे तक एक्सपेंड हो रहा होगा। तो इसको मैंने फ्री वाला स्टेट ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही मेरा ये वाला पार्ट जाएगा इस तरह से, ये वाला पार्ट इतना जा रहा होगा मान लेते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था, वो मैंने हॉरिजॉन्टल फिगर बनाया था, वर्टिकल फिगर बना रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो ये अभी भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब हमेशा ये सेम लेंथ के साथ डिफॉर्म होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज यहां तक ना जाके, ये चीज यहां तक ना जाके कहीं बीच में होगी, जैसे कल समझाया था। ये चीज कहीं बीच में फाइनल पहुंच रही होगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। अभी फोर्सेस नहीं लेके चल रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज मान लीजिए इतनी बढ़ी, ठीक है, ये चीज इतनी बढ़ी, ये भी सिमिलर बढ़ेगी, कल समझा दिया था, ठीक है। और ये चीज इतनी घटी है, ये चीज यहां से इतनी क्या कर रही है, लेस हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ ब्रॉन्ज नेट, जो यहाँ पर ये चेंज जो हो रहा है डेल्टा ऑफ ब्रॉन्ज ये वाला, ठीक है, ये वाला जो चेंज हो रहा है इक्वल टू होगा इस वाले चेंज के, ठीक है। मतलब फाइनल जो है, फाइनल का सेंस समझिएगा, फाइनल का सेंस क्या हो जाएगा यहां पर, डेल्टा फ्री इस तरह के सेंस में, डेल्टा फ्री ऑफ स्टील, ठीक है। डेल्टा फ्री ऑफ स्टील यहां से यहां तक, प्लस में डेल्टा स्टील, ये हो गया मेरा डेल्टा स्टील, दिस इज डेल्टा स्टील ड्यू टू ब्रॉन्ज, ड्यू टू ब्रॉन्ज, ये ड्यू टू ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, इस वजह से स्टील को खींचेगा, ठीक है। बराबर किसके होगा, डेल्टा फ्री ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। यहां तक डेल्टा फ्री है ये वाला, ठीक है, और ये हमारे पास डेल्टा ब्रॉन्ज है, ठीक है। डेल्टा फ्री ऑफ ब्रॉन्ज माइनस डेल्टा ब्रॉन्ज, ये किसकी वजह से, ड्यू टू स्टील, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकालिएगा, ठीक है, इसको सोल्व करना है, इनकी वैल्यूज रखनी है सीधा। क्या क्या हो जाएगा, एल स्टील, अल्फा स्टील डेल्टा टी, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा थर्मल स्टील एल स्टील अपॉन ई स्टील। कुछ ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, बस यहाँ पर क्या है, ज्यादा ऐसे टफ प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है बट सिंपल प्रोसेस है ये, ठीक है। आपको पहले टेम्परेचर चेंज देखना है, उसके बाद फोर्स चेंज देखना है बस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल ब्रॉन्ज अल्फा ब्रॉन्ज डेल्टा टी माइनस सिग्मा थर्मल ब्रॉन्ज, ठीक है, एल ब्रॉन्ज एंड अपॉन में ई ब्रॉन्ज, ठीक है। एक इक्वेशन यहां से निकल के आ गई, ठीक है। एल यहां कैंसिल नहीं होगा, एल को कैंसिल मत करना क्योंकि एल यहां पर अलग अलग है, ठीक है। एक इक्वेशन यहां से निकल के आई, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी फिर से वही पुराना वाला केस, क्या कि जहां पर जो हमारे पास आर थर्मल फॉर ब्रॉन्ज है वो हो जाएगा आर थर्मल फॉर स्टील, ठीक है। तो यहां से सिग्मा थर्मल ब्रॉन्ज इंटू ए ब्रॉन्ज इक्वल टू सिग्मा थर्मल स्टील इंटू ए स्टील। एक इक्वेशन यहां से आ गई, ठीक है। यहां से आपका सिग्मा थर्मल ब्रॉन्ज एंड स्टील निकल के आ जाएगा, सिग्मा थर्मल ब्रॉन्ज एंड स्टील निकल के आ जाएगा। उसी के सेंस में अगर मैं आपसे कहता हूं अब निकालिएगा इसी फिगर में, अब निकालिएगा इस फिगर में फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। तो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से आप उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको कि फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक मटेरियल में कौन सी स्ट्रेस देगा, हर एक मटेरियल में कौन सी स्ट्रेस देगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, हर एक मटेरियल में फोर्स जो है 200 किलो न्यूटन, वो कौन सी स्ट्रेस देगा, कंप्रेशन या टेंशन, कौन सी स्ट्रेस देगा जब फोर्स लगेगी, सिर्फ और सिर्फ टेंशन, इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन। कहां से वैल्यू आएगी, वही पुराना फिर से कि ये जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या क्या जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने समझा रखा है आपको, वायर से समझाया था, याद करो, वायर लगाए थे 3, P1 P2 एंड P3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले सिमेट्री देखते हैं, तो P1 शुड बी इक्वल टू P3 होगा, सिमेट्री से P1 और P3 बराबर होंगे, दोनों सेम है, P2 अलग होगा। तो डेल्टा के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डिफॉर्मेशन है इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा,
ठीक है। ये जो डिफॉर्मेशन है वो कहां से आएगा, आर के बेसिस पर, ठीक है। आर थर्मल नहीं है यहाँ पर, या फोर्स है, ठीक है। तो P1 P2 P3 के बेसिस पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये दो को कंपेयर कर लो, इस वाले कंपेयर कर लो, इस वाले को कंपेयर कर लो, क्योंकि तीनों ही सेम है, ठीक है। तीनों में सेम में ये वाली चीज और ये वाली चीज तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर P1 और P3 बराबर है ही, क्योंकि सिमिलर है, क्योंकि L भी सेम है यहाँ, E भी सेम है यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर, और ए भी सेम है, इस वजह से यहाँ पर दोनों ही चीजें वैल्यू सेम आएंगी, P1 बराबर P3 आ जाएगा। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 3 से P1 इक्वल टू P3 निकल के आ गया, क्योंकि डेल्टा क्या है, P1 L1 अपॉन A1 E1, और ये क्या है P2 P3 L3 अपॉन A3 E3। यहाँ से क्या है, ये सारी चीजें सेम है, इसलिए P1 इक्वल टू P3 आ गया। बट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E2, ठीक है। हम चाहे तो सिग्मा थर्मल सीधा लेके चल सकते हैं, हम चाहे तो सिग्मा थर्मल सीधा लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे P के सेंस में वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो P के सेंस में वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर L1 और L2 में जो जो वैल्यू है वो रखो, A2 E1 और E2 की जो जो वैल्यू है वो रखो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा P1 और P2 का एक रिलेशन आ जाएगा, P1 एंड P2 का एक रिलेशन आ गया। यहाँ से दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, फोर्स से। फोर्स कितना है, 200 न्यूटन, 200 किलो न्यूटन इक्वल टू है P1 प्लस P2 प्लस P3, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हो गया 2P1 प्लस P2, एक रिलेशन आ गया यहाँ से 200, ठीक है। तो ये दो दो रिलेशन यहाँ से कंप्लीट हो गए। यहाँ से आप P1 और P2 निकाल सकते हैं। अगर आपने P1 और P2 निकाल लिया तो यहाँ से आप सिग्मा 1 और सिग्मा स्टील और सिग्मा ब्रॉन्ज निकाल सकते हैं, ये हो गया। ये विदाउट टेम्परेचर है, ये विदाउट टेम्परेचर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर स्टील में कौन सी स्ट्रेस होगी बताइएगा, स्टील में कौन सी स्ट्रेस होगी, टेंशन या कंप्रेशन। स्टील में इस फिगर में कौन सी स्ट्रेस होगी, टेंशन या कंप्रेशन, ये टेम्परेचर वाला है, बताइए स्टील में कौन सी स्ट्रेस होगी, टेंशन या कंप्रेशन। टेंशन, वेरी गुड। और ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज में, बहुत बढ़िया, ब्रॉन्ज में कंप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का आपको नेट देखना है, दोनों का आपको नेट देखना है। तो नेट क्या हो जाएगा, यहां से हमारा नेट हो जाएगा सिग्मा सिग्मा स्टील, ऐसे नेट सिग्मा स्टील इक्वल टू सिग्मा थर्मल स्टील, ये क्या है, टेंशन है, प्लस में यहां पर भी टेंशन आएगी, तो सिग्मा ये वाला सिग्मा स्टील ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू पी फोर्स, ऐसे, ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे, और साथ ही यहां पर जो हमारे पास आएगा सिग्मा ब्रॉन्ज, वो सिग्मा ब्रॉन्ज हो जाएगा। वहां पर है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन को लिख देंगे माइनस में, माइनस सिग्मा थर्मल ब्रॉन्ज, है ना। और प्लस में यहां पर टेंशन आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा ब्रॉन्ज ड्यू टू पी फोर्स, ड्यू टू पी फोर्स। तो इनका जो नेट आउटकम आएगा दैट इज दी, सिग्मा स्टील में आ रहा है, सिग्मा स्टील में आ रहा है 121.78 मेगा पास्कल, एंड सिग्मा ब्रॉन्ज आ रहा है 3.67 मेगा पास्कल, 3.67 मेगा पास्कल, 3.67 मेगा पास्कल, एंड दिस इज इन द टेंशन, एंड दिस इज इन द टेंशन। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो पी वाला इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट कर गया, यहाँ पर जो फोर्स वाला इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट कर गया, ये भी टेंशन में आ रहा है और ये भी टेंशन में आ रहा है, ठीक है। ये फाइनल इफेक्ट टेंशन में जाके डोमिनेट कर गया है उस टेम्परेचर चेंज को। 200 किलोन्यूटन ने टेंशन को ज्यादा रखा एज कंपेयर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ये कंप्रेशन को। 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से जो कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन ही होगा ना, स्टील इसे जाने नहीं देगा, तो जो 30 डिग्री की वजह से कंप्रेशन हो रहा है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगा पा रहा जितना कि 200 किलोन्यूटन टेंशन में लगा पा रहा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा ये हमारा ड्रॉबैक हो जाता है टेक्निकल का, ठीक है, टेक्निकल इश्यू का बेसिकली, कि कल ये जो प्रोसेस था ये कल मैं आपको तुरंत उसके सामने धीरे से समझा सकता था जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, ठीक है। बट क्योंकि अभी न्यू क्लास हो गई है तो मुझे सारी चीजें आपको बतानी पड़ी, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने कर लिया है उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हमारा हो गया था, ठीक है। एक सेकंड मे भी शायद कुछ हुआ है, ठीक है। RST होगा ना कहाँ पर, पिछले स्लाइड में सेकंड पॉइंट, पिछले स्लाइड में सेकंड पॉइंट, आर थर्मल ब्रॉन्ज,
ओके, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये चीज होती है, ठीक है, यही चीज होती है। आपको यही चीज समझनी थी जो मैंने कल समझाया भी था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आर थर्मल ब्रॉन्ज जो है वो हमारे पास सिर्फ एक है, जबकि यहाँ पर आर स्टील हमारे पास दो हैं। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर थर्मल ब्रॉन्ज, ठीक है। ऐसी एरर्स फाइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलें। ठीक है, आगे ही क्या चलना, अब हमारा चैप्टर 2 से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करा दिए थर्मल स्ट्रेसेस में, अब मुझे आप प्लीज बताइए थर्मल स्ट्रेसेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गए या नहीं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आपको बन के आ जाए, चाहे 3D में बने, चाहे म्यू के सेंस में चीजें पूछें, चाहे 2D में आपको, जैसे कि मैंने इलोंगेशन बताया था फोर्थ साइड में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको चाहे तो लास्ट में जब आप जाएंगे एग्जाम के टाइम पर, तो इन सारे क्वेश्चंस के बस पैटर्न को याद रख के जाना। कोई सा भी पैटर्न आपको थर्मल स्ट्रेसेस अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो 100% इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको ये चीजें मिलने वाली, इन्हीं कॉन्सेप्ट से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हद से हद यही सारी चीजें घुमा सकते हैं वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जितना मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज इनको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पर आप असाइनमेंट 12 लगा सकते हैं, असाइनमेंट 12। ठीक है, असाइनमेंट 12 आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर 1 में असाइनमेंट इतने ज्यादा लेंथी नहीं थे। असाइनमेंट जो हमने 5 बात की थी, 1 2 3 4 एंड 5, ये असाइनमेंट चैप्टर 1 के थे, जबकि 6 से लेके 12 तक असाइनमेंट जो है वो चैप्टर 2 के हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 के असाइनमेंट्स, ठीक है, उनके सॉल्यूशन आज मैं बाय 9 PM आपको सभी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज अभी जितना भी काम हुआ है उसको संडे तक कंप्लीट करो। ठीक है, उसको संडे तक कंप्लीट करो। ठीक है, मैक्सिमम संडे, या फिर मैक्सिमम आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्यूसडे तक। क्यों? क्योंकि मुझे आपको सोमवार को, ठीक है, मतलब मंडे को मैं ऑफ पर हूँ। ठीक है, बट हम संडे को क्लास करेंगे, मंडे को ऑफ रखेंगे। ठीक है, और मे भी हो सकता है ट्यूसडे भी ऑफ रहे। ठीक है, तो हम आज SFD PMD स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 के जिन्होंने असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, वो बाय संडे आप कंप्लीट कर लो। संडे को मेरे से डाउट है अपने, वो पूछ लेना। सॉल्यूशन मैं आज शाम तक आपको सभी प्रोवाइड कर दूंगा बाय 90। ठीक है, तो याद रखिएगा चैप्टर 2 तक आपको संडे तक अपना पूरा कंप्लीशन कर देना है, क्योंकि ये आपके अराउंड 35% ऑफ दिस होम का कवर हो चुका है हमारा। ठीक है, अब 15% ऑफ दिस होम हम SFD PMD कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो हमारा संडे तक या वेडनेसडे तक खत्म हो जाए। ठीक है, तो उन चीजों को भी आपको ज्यादा प्लेंटी अमाउंट में नहीं रखना है। ठीक है, चीजों को कंप्लीट करते हुए चलो। ठीक, तो ठीक, इसे हम सेव कर देते हैं। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चैप्टर 3 डाल लीजिएगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चैप्टर 2 तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सो SFD and VMD is the third chapter. ठीक, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो इसमें हम जब पहले SFD एंड BMD बनाने से पहले सीधे हम SFD BMD बनाएं या कुछ और भी सीखें, पहले सोचिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई SFD BMD बनाना है, या फिर SFD BMD क्यों बनाना है, सबसे पहली चीज आती है क्यों हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप कहते हो कि मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, और इस कैंटिलीवर बीम पर P फोर्स यहां लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे। ठीक है, P फोर्स यहां ऐसे लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर ये फ्रैक्चर या फेलियर इस बीम का किधर होगा, फ्री एंड, फिक्स एंड, मिडिल में, कहां पर? पहले ये बताइए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहीं से आप बिल्डअप करेंगे अपनी एक थिंकिंग को SFD BMD के लिए। जल्दी से, फिक्स्ड पर, ओके गुड, फिक्स्ड पर। चलो भाई, अगर ऐसी बात है तो ये बताओ, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर एक P फोर्स मैंने ऐसे लगाया, अब बताइए ये कहां से जाएगा? अगर आपसे मैं फिक्स्ड ना पूछ के यहाँ पूछता आंसर, तो आप क्या बोलते? सपोर्ट पर।
आप बोलते हैं सपोर्ट पर ये ब्रेक करेगा या फेल करेगा, यहां बताइए कहां पर फेल करेगा, मिड में या सपोर्ट पर, ऐसे आंसर दो, मिड में या सपोर्ट पर या फोर्स के नीचे या फोर्स वाले पॉइंट पर, मिड में, ठीक है। आपने अब नहीं बोला ना सपोर्ट, आपने सपोर्ट अब नहीं बोला, आपने बोला यहां पर मिड में या फोर्स के नीचे, ऐसा ही कुछ सेंस आप लेके चलोगे, है कि नहीं, ऐसा ही सेंस आप लेके चलोगे। बस ये सेंस आपको किसने दिया ये समझो जरा, ये सेंस आपको किसने दिया और कौन सी वाली वो पर्टिकुलर वैल्यू थी जिसके माइंड में आप लेते ही, जिस चीज को आप सोचते ही आंसर दे पा रहे हो, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। आपके जो माइंड में चल रहा है वो क्या चल रहा है, बेंडिंग मोमेंट, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। अगर नहीं चल रहा है तो चला लो, समझ रहे हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सोच रहे थे कि सिर्फ कहाँ सबसे ज्यादा जो डेविएशन है वो दिख रहा है मुझे, वहां पर कर देता हूँ, अरे डेविएशन यहाँ पर सबसे ज्यादा था भाई, अगर डेविएशन ही सोच रहे थे तो डेविएशन तो यहाँ सबसे ज्यादा था, फिर ये यहाँ से क्यों नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पर डेविएशन सबसे ज्यादा तो यहाँ से ब्रेक हो गया। डेविएशन इज द नॉट द की, ठीक है। यहाँ जो बेंडिंग मोमेंट वाला सेंस आ रहा है, डेविएशन इज नॉट द की, यहाँ पर जो मेन चीज है वो क्या है, हमारा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बट ये बेंडिंग मोमेंट भी मेन चीज नहीं है, आपको मैं ये चैप्टर 4 में समझाऊंगा, बेंडिंग मोमेंट भी मेन चीज नहीं है, ठीक है। इस बेंडिंग मोमेंट से हमारी क्या निकल के आती है, मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है हमेशा हमेशा जो वैल्यू होती है, जो फेलियर होता है, फेलियर हमेशा स्ट्रेस बेसिस पर होता है। मटेरियल के अंदर सोम के हिसाब से फेलियर कहां पर हो रहा है, स्ट्रेस बेसिस पर। क्यों, क्योंकि अपनी वो अगर स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रेस, मैक्सिमम कैपेसिटी जो ये झेल सकता है मटेरियल, वो यहाँ पर क्या है, बेंडिंग वाला सेंस है, तो सिग्मा बेंडिंग, सिग्मा बेंडिंग मेरी मैक्सिमम कितनी आ रही है वो किस पर डिपेंड करती है, बेंडिंग मोमेंट पर डिपेंड करती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर डिपेंड करती है सिग्मा मैक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली चैप्टर 4 की नींव है, चैप्टर 4 की नींव होता है हमारा शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक रियल कॉन्सेप्ट की ये हमारे लिए एक बेस क्रिएट करता है। मैंने आपसे बोला चैप्टर 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है, बेस हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा बेस है हमारे आगे के चैप्टर्स के लिए। तो पहले आपको एसएफडी वीएमडी बनाना है, तो अभी आपके माइंड में क्या होगा कि मुझे मैक्सिमम मोमेंट निकालना बहुत जरूरी है, कि मैक्सिमम मोमेंट निकालना आ जाए, मैं उसी पॉइंट को क्या कह दूंगा कि वो फेलियर में, जबकि उसका मेन कारण होता है सिग्मा, ना कि एम, ना कि एम, वो क्या होता है कारण उसका, सिग्मा, ठीक। चलो वो आगे हम बात करेंगे, पहले यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पर्पस है इस चैप्टर का वो क्या है, एक तरह से बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम को प्लॉट करना। डायग्राम क्यों, अब जरा समझो डायग्राम क्यों। आपने कहा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आए, वो कैसे आप यहां पर प्लॉट करोगे, कैसे बताओगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फील करके नहीं, आपको क्या करना होगा, इसका हर एक पॉइंट, अब मेरी बात समझना, हर एक पॉइंट पर मोमेंट को पता करना है। कुछ भी हो सकता है मटेरियल में, तो सिर्फ और सिर्फ यही दो कंडीशन थोड़ी होंगी कि एक फोर्स और एक फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है कि बहुत सारी फोर्सेस लगा दें, बहुत सारे पॉइंट मोमेंट्स लगा दें, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो आपकी जो एक्चुअल कंडीशन है वो किसके ऊपर है, एक बीम के ऊपर, कि ये जो बीम है इसके ऊपर चाहे मैं कितने भी फोर्स क्यों ना लगा दूं, मोमेंट्स क्यों ना लगा दूं, ट्विस्टिंग मोमेंट क्यों ना लगा दूं, फोर्सेस इस तरह से क्यों ना लगा दूं, या फिर ये वाले फोर्सेस क्यों ना लगा दूं, यूवीएल टाइप से कुछ भी लगा दूं, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये किसका बनाने वाले हो आप, बीम का। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है किसका बनाने वाले हो, बीम का। और बीम का जो हर एक पॉइंट है, समझो इस चीज को, जो बीम का हर एक पॉइंट है वो हर एक पॉइंट किससे जा रहा होगा, मोमेंट से। हर एक पॉइंट पर मोमेंट डेवलप हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, हर एक पॉइंट पर मोमेंट डेवलप हो रहा होगा। तो मुझे बस यही चेक करना है कि वेरियस लोड्स की वजह से, वेरियस लोड्स, चाहे वो मोमेंट ही क्यों ना हो, पॉइंट चाहे वो ट्विस्टिंग मोमेंट हो, चाहे वेरिएबल लोडिंग हो, चाहे यूनिफॉर्मली लोडिंग हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से हर एक पॉइंट पर मोमेंट कितना आ रहा है, वो कहां से प्रोवाइड होगा आपको, हर एक पॉइंट पर मोमेंट कहां कितना आ रहा है वो कहां से प्रोवाइड होगा। क्या वो आप हर एक कैलकुलेशन क्या करोगे, नहीं, हर एक पॉइंट की कैलकुलेशन करोगे नहीं, सीधा क्या करोगे, एक प्लॉट, सीधा क्या करोगे, एक प्लॉट। मान लो कुछ ऐसा हो रहा है प्लॉट, या फिर मान लो कुछ ऐसा हो रहा है प्लॉट, या फिर मान लो कुछ ऐसा हो रहा है प्लॉट, आपको यहाँ से सेंस दिख रहा है, आपको यहाँ से सेंस दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पर मोमेंट कितना आ रहा है। ये प्लॉट करना आता है ना, वाई और एक्स वाले जो प्लॉटिंग हम करते थे, ठीक है, अपने स्कूल लेवल में, वो सारी चीजें पता है। हर एक पॉइंट पर अगर मुझे प्लॉट करना है तो पॉइंट वाली एक एक्सेस हो गई, एक पॉइंट वाली एक्सेस हो गई, और एक कौन सी वाली एक्सेस हो गई, मोमेंट वाली। एक हो गई मोमेंट वाली और एक हो गई पॉइंट वाली एक्सेस। तो जितने पॉइंट है उस पर मोमेंट को हम किससे दिखाएंगे, उसकी पर्टिकुलर इस वाले डिस्टेंस से। ये क्या कहलाती है, इंटेंसिटी, इस वाले डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहता हूं
कि इस पॉइंट पर, मतलब इस वाले पॉइंट पर मुझे मोमेंट बताइए, तो आप कैसे चेक करोगे, यहां पर इसका वाई कोऑर्डिनेट, यहां इस पॉइंट पर इसका वाई कोऑर्डिनेट, वही वैल्यू क्या होगी मेरी, m एट दिस पॉइंट, m एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये होगा मेरा m एट दिस पॉइंट। तो यहां से इस प्लॉट करने से फायदा ये होता है कि हम किसी भी पॉइंट पर बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेशन हमने प्लॉटिंग में कर ली है, अब बिना कैलकुलेशन के इंडिविजुअल पॉइंट के लिए हम सीधा प्लॉटिंग से वो वैल्यू निकाल देते हैं, सीधा प्लॉटिंग से, सीधा ग्राफ से वो वैल्यू निकाल देते हैं इजीली, ठीक है। इसलिए बीएमडी बनाना बहुत जरूरी है। एसएफडी की बात करूंगा अभी, बीएमडी बनाना बहुत जरूरी है। और यहां से हमारे पास एक फाइनल आउटकम ये आता है कि इस छोटे से प्लॉट से हमें ये क्लियर हो रहा है कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा मोमेंट में है, कौन सा पॉइंट, यहां पर इस फिगर में कौन सा है, मान लीजिए ये वाला, तो ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है। इस पॉइंट पर क्या है, ये वाला, तो ये क्रिटिकल है। इसमें क्या है, इसमें है सारे पॉइंट, इसमें है सारे पॉइंट, कहीं से भी सेम क्रिटिकल है, तो कहां से फेल होगा, जहां से एक पॉइंट वीक हो। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको नेकिंग में, कि नेकिंग में ऑलमोस्ट सेम मान रहे हैं, एरिया ऑलमोस्ट सेम था, कहां से नेकिंग शुरू होगी, जहां से ग्रेन वीक होगी। ऐसे ही यहां पर कहां से फेलियर होगा, जहां पर ग्रेन वीक होगी, क्योंकि मोमेंट क्या है, हर जगह सेम है, तो जहां से ग्रेन वीक होगी वहां से इसमें फेलियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे जो कंडीशंस आ रही हैं वो कहां से बन के आई, हमारे बीएमडी डायग्राम से। तो बीएमडी डायग्राम इसलिए हमारे लिए बढ़िया होते हैं, एक तरह से ये हमारे लिए एक रफ एस्टिमेशन दे देते हैं हमारी थिंकिंग। ये एसएफडी बीएमडी हम क्यों बनाते हैं और क्यों आपको यूज करने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपको एक रफली एस्टिमेशन हो जाता है, कैसा, कि कहां से वो फेल होगा। अगर फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं तो तुरंत आपके माइंड में चलेगा कि मेरा बीएमडी ऐसा जा रहा है, अभी प्लॉट करना आ जाएगा कि बीएमडी मेरा ऐसा जा रहा है, इसका मतलब मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट मेरा फेलियर की कंडीशन में आएगा। ये चीजें आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे हम ये बीएमडी प्लॉट करते हैं। बट अभी क्या बता रहा हूं मैं, कि मेन पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, जिस टाइम पर आप एई बन जाएंगे उस टाइम पर आप ये बार बार तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, आपके माइंड में सीधा प्लॉटिंग करना आना चाहिए, सीधा प्लॉटिंग करना चाहिए कि आपके पास एक रफ एस्टिमेटेड, एक रफ स्केच बनना चाहिए तुरंत। फोर्सेस लगा दी, ठीक है, ब्रिज वगैरह पर, और सीधा उसका एक प्लॉट बना दिया, ठीक है, बीएमडी का एक प्लॉट बना दिया, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यार ऐसा प्लॉट आया है, इस पॉइंट पर फेलियर होने के चांसेस हैं। अब कैलकुलेशन कर लो भाई, अब आपका जिम्मा है, अब आपके जो जूनियर है उनका जिम्मा है कि चलो भाई अब कैलकुलेशन आप करो। मैंने ये बता दिया कि इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो ये जो प्लॉटिंग है, यही हमारा इस चैप्टर का मेन टास्क है। आप सभी स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि जब तक आपको प्लॉटिंग समझ में ना आए तब तक मुझे छोड़िएगा मत, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जितना मैं कह रहा हूं कि फोर्सेस अगर लगे हुए हैं तो आप एक रफ स्केच एटलीस्ट बना दें, और सही स्केच बनना चाहिए। वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब है रफ स्केच से, ठीक है, कि वो स्केच आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप एज ए एसएफडी बीएमडी को प्रैक्टिकल वे में भी यूज कर सकते हैं इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। क्लियर। चलिए, बाकी हम जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हम छोटी छोटी चीजों को हम टेबल फॉर्म में याद कर लेंगे, अच्छे समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट ये भी रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके चलता रहूं। क्लियर, ठीक। चलिए फिर, तो सबसे पहले यहाँ पर एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक तो है बीम की रिक्वायरमेंट। बीम क्या है बीम, क्या होती है बीम। सबसे पहले बीम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। बीम के ऊपर सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट। सपोर्ट्स क्या है, ठीक है। बीम क्या है, कोई सी भी हो सकती है। सपोर्ट्स क्या है, कोई से भी हो सकते हैं। तो पहले बीम को समझो, फिर सपोर्ट्स को समझो, फिर सपोर्ट्स के बेसिस पर बीम को समझो, फिर सपोर्ट्स के बेसिस पर बीम के टाइप को समझो। पहले तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीज, पहले तो ये चीजें समझनी है, छोटी छोटी बेसिक चीजें, ठीक है। उसके बाद सीधा एसएफडी बीएमडी पर नहीं चलना है, अभी पहले चीजों को समझो, ठीक है, कि एसएफडी बीएमडी निकलेगा कहां से। आपको रिएक्शन आती नहीं है और आपने रिएक्शन निकालना, मतलब ऐसे बीएमडी बनाना शुरू कर दिया, रिएक्शन आपको आती नहीं, शेयर फोर्स आपको पता नहीं, सीधा बीएमडी बना दिया, ऐसे नहीं होगा ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये बीम की डेफिनेशन समझनी है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद समझेंगे सपोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे हम टाइप ऑफ बीम विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद समझेंगे रिएक्शन निकालना, उसके बाद समझेंगे रिएक्शन निकालना कि सपोर्ट्स पर रिएक्शन क्या होती है एट व्हेन द लोड इज अप्लाइड, तो इस पर रिएक्शन क्या होती है। बात क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वन बाय वन चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बीम क्या है, ठीक है। बीम की डेफिनेशन देखिएगा, बीम इज द स्ट्रक्चर मेंबर। मैंने आपको पहले भी लिखवा रखी है इसकी डेफिनेशन, यहां पर फिर से लिख लीजिएगा।
beam is defined as the structural member. Beam is defined as the structural member. उम्मीद है आपको याद भी होगा ये structural member which is subjected to transverse shear load. ठीक है, जब मैंने आपको ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट समझाया था तब ये चीजें बताई थी. ठीक है, ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड beam are subjected to various shear forces and or various and variable shear forces and variable moments. ठीक है, बीम पर क्या क्या लगा हुआ है? बीम पर लगा हुआ है वेरियस शियर फोर्सेस या वेरिएबल शियर फोर्सेस एंड वेरियस इन द सेंस कोई सी भी हो सकती है वो. ठीक है, यहाँ पर वेरियस और वेरिएबल शियर फोर्सेस एंड वेरियस और वेरिएबल मोमेंट्स. ठीक है, बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे. बीम क्या है ये चीजें आपको याद होंगी उम्मीद है. मैंने आपको फिगर भी समझाया था एक इस तरह का. ठीक है, तो ये मेरी सिंपल एक बीम है. ठीक है, अगर नहीं समझा था उस दिन आप क्लास में नहीं थे तो इसको आप फिर से एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिएगा, एकदम फ्रेश. क्या कि यहाँ पर हमने ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर ले लिया, ध्यान से समझना. ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चरल मेंबर ले लिया. इस स्ट्रक्चरल मेंबर में हम रेफरेंस कौन से लेंगे? ऑब्वियस है, रेफरेंस हम ये वाली लेते हैं. तो रेफरेंस ये हो गई. तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई? यहाँ से पास होती हुई. ये मेरी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई. इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी है? इस वाले प्लेन के हिसाब से, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के हिसाब से ट्रांसवर्स ये वाली हो गई. तो ट्रांसवर्स अगर शियर लोड लग रहे हैं इस पर, इस बॉडी पर ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहे हैं ये वाले, इस बॉडी पर ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहे हैं ऐसे कुछ. ठीक है, तो ये चीज हो गई यहां से जाती है. ये ट्रांसवर्स शियर लोड अगर लग रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट फोर्स हो सकता है, सिर्फ यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. These are the transverse shear load for this type of structural member. This is called the beam. Simply beam. समझो जो पहले इसको, ये बीम है. ये कौन सी बीम है ये हमें नहीं पता अभी, ये सिर्फ बीम की डेफिनेशन है. बीम इज द स्ट्रक्चरल मेंबर विदाउट सपोर्ट. सपोर्ट की बात अभी नहीं हुई है. बीम इज द स्ट्रक्चरल मेंबर विच आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड. सिंपल, दिस इज द बीम. ठीक है, अब बीम के टाइप क्या है वो डिपेंड करता है सपोर्ट पर. सपोर्ट क्या हो सकते हैं इस बीम के? सपोर्ट आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये बीम ये वाली हो गई. ये बीम मैंने 2D में ये ले ली एक लाइन से. ठीक है, तो इस बीम पर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो एक साइड. चाहे तो आप इस बीम पर क्या कर सकते हो, इस बीम पर यहां ऐसे दो सपोर्ट ऐसे लगा सकते हो. ठीक है, चाहे फिर आप इस बीम पर क्या कर सकते हो, यहां पर एक सपोर्ट ऐसे लगा दो फिक्स, एक सपोर्ट ऐसे लगा दो. तो इसी बीम पर आप सपोर्ट के बेसिस पर इसके नाम देते हो. इसी बीम पर आप सपोर्ट के बेसिस पर नाम देते हो, और यही सपोर्ट के बेसिस पर हम नाम जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीम के अंदर. पहले आपको क्या समझने हैं? टाइप ऑफ सपोर्ट. ये सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं और ये सपोर्ट होते क्या हैं. सबसे पहले ये समझो, आपने बीम समझ लिया. अब बीम को किसके साथ ऐड करना है? बीम को अब किसके साथ ऐड करना है? सपोर्ट के साथ. तभी तो वो आपकी फाइनल बीम बनेगी जिसे आप बीम बोल देते हो, जिसे आप कैंटिलीवर बीम बोल देते हो. जैसे कि आप जिसे सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देते हो. तो ये जो सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ये सब बन रहे हैं, ये सपोर्ट के बेसिस पर बनते हैं. तो ये सपोर्ट क्या है? अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बीम क्या है, सेकंड क्वेश्चन हो गया सपोर्ट क्या है. उसके बाद हम टाइप ऑफ बीम की बात करेंगे. उम्मीद है यहां तक क्लियर है. ठीक है, तो चलें फिर आगे. ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? स्टार्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप किया था अभी चैप्टर के बारे में. चैप्टर के बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी आपको एक ओवरव्यू दिया था कि चैप्टर में करना क्या है हमें. ठीक है, और चैप्टर में हमें समझना किस तरह से है चीजों को. क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? ठीक है, आपने सीधा मुझे इसका आंसर दिया था तुरंत कि सर फिक्स पर ये फेल होगा, यहाँ पर फेल होगा. बट वो फेलियर की जो कंडीशन है वो आपके माइंड में होनी चाहिए. वो फेलियर की कंडीशन क्या है? बेंडिंग मोमेंट. और रियल में बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन मतलब जो हमारी फेलियर की एक्चुअल कंडीशन सिग्मा बेंडिंग. दैट इज द चैप्टर 4. चैप्टर 3 में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि उस पूरी बीम पर बेंडिंग मोमेंट कैसे चेंज हो रहा है.
हमें वो आउटकम की तरह से निकालना है जो मैंने आपको समझाया। अब पहले हम समझते हैं बीम के बारे में, ये समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं सपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब सपोर्ट समझिएगा। सपोर्ट्स क्या होते हैं? सपोर्ट्स तो ऑब्वियस है कि आपको समझ में आता है। सपोर्ट्स जो कि किसी चीज को एक तरह से ठहराव प्रोवाइड कर सके, ठीक है, जो कि उसको एक इक्विलिब्रियम में लेके आ सके। सपोर्ट्स बेसिकली क्या है? टू प्रोवाइड इक्विलिब्रियम in the body, to provide equilibrium in the body, ठीक है। this is the supports की सिंपल डेफिनेशन। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ सपोर्ट, क्योंकि टाइप ऑफ सपोर्ट के बेसिस पर ही आपको अलग अलग सपोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगी कि सपोर्ट के बेसिस पर जो रिएक्शंस होती हैं, जो इक्विलिब्रियम लेके आ रही हैं, वो क्या होंगी? उनकी रिएक्शंस, जहां पर रिएक्शंस प्रोवाइड होती है, ठीक है। रिएक्शंस आर प्रोवाइडेड, ठीक है, और प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये हमारे सिंपल सपोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सपोर्ट में सबसे पहला हमारा टाइप होता है सिंपल सपोर्ट, एंड दूसरा टाइप होता है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। ये दो टाइप है, पहला है सिंपल सपोर्ट, दूसरा है फिक्स्ड सपोर्ट। इस सिंपल सपोर्ट के भी दो टाइप होते हैं फर्दर। वन इज रोलर सपोर्ट, और इसको मैं यहां लिख देता हूं। वन इज रोलर सपोर्ट एंड अदर वन इज हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। फिक्स सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट एक ही रहता है, जबकि यहाँ पर हिंज एंड रोलर दो टाइप हो जाते हैं। सिंपली सपोर्ट के दो टाइप है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं सिंपली सपोर्ट की तरफ, ठीक है। यहां तक ये हो गया हमारा एक तरह से फ्लो डायग्राम। अब हम चलते हैं सिंपली सपोर्ट में। सिंपली सपोर्ट, जो सिंपल सपोर्ट होते हैं उनका फर्स्ट टाइप है हमारा हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं हिंज्ड सपोर्ट में। ये हिंज सपोर्ट क्या होता है? आपको थोड़ा मैं 3D समझाऊंगा और थोड़ा प्रैक्टिकल व्यूज लेके चलूंगा। ये जनरली जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपको 3D समझाना बहुत जरूरी है इन चीजों का। नहीं तो मैं आपको सीधा रिएक्शन भी समझा देता। तो कोशिश यही करना कि इसे 3D समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले हिंज सपोर्ट क्या है, मोमेंट कैसे आते हैं, वो सारी चीजें समझनी है हमें, ठीक है। तो एक फिगर लेके चलते हैं हम यहाँ पर। ये ठीक, ये चीज होगी। यहाँ पर क्या है जरा समझिएगा इस चीज को। अब ये मैंने नीचे से क्या कर दिया, फिक्स, ठीक है। ये चीज मैंने नीचे से कर दी है फिक्स, ठीक। अब इसमें मैंने, ठीक है, इस चीज को मैं 2D में भी दिखा रहा हूँ। 2D में हम ये फिगर ऐसा कुछ दिखाते हैं, ऐसे। ये चीज नीचे से कर दिया फिक्स, सामने से देखा तो पिन कनेक्शन को हम थोड़ा ये ऐसे करके दिखाए थे, ठीक है, या फिर थोड़ा ऊपर की साइड में ऐसा होता है, या फिर हम इस चीज को ऐसा भी दिखा देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये चीज, ठीक है। बट ये जो सेंस समझ रहे हैं ना, ये सेंस है एक्चुअल में इसका, जो सामने से देख रहे हैं वो सेंस है इसका। बीम कहाँ लगी हुई है? इस 2D फिगर में बीम लगी हुई है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसको रियल में बीम को समझो कैसे हम मान के चलते हैं। देखिएगा, एक होता है रियल और एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है यहाँ पर कंसेप्चुअल, ठीक है। ये तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है यहाँ पर। क्या क्या चीजें?
जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो रियल फिगर बनेगा वो रियल फिगर कुछ और है, ठीक है, बट इसका जो एक्चुअल फिगर है, जो रियल फिगर है वो कुछ और है, जबकि इसका एक्चुअल फिगर है यहाँ पर। ये जो हम अजम्पशन लेके चलते हैं ना इस बीम इस सपोर्ट का, वो सपोर्ट का अजम्पशन है यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ आपको। पिन कनेक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। क्या पिन कनेक्शन, इस हिंज कनेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, पिन कनेक्शन। हिंज्ड सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, पिन सपोर्ट, ठीक है। तो यहां से समझिएगा हिंज सपोर्ट बेसिकली क्या है। आप एक काम करो, अब एक सेकंड, ये है, ठीक है, अभी ठीक है, अभी तो ब्लर नहीं है ना, ठीक। हाँ ये है, ये आपके पास एक पिन है, ठीक है, आपके पास एक बीम है, बीम मान लीजिए ये है, जो मेरा हाथ है वो मान लीजिए बीम है, ठीक है। इस बीम में आपने क्या किया, इस बीम को यहां पर रखा आपने ऐसे, समझो इस चीज को, इस बीम को आपने यहाँ पर ऐसे रखा, ठीक है। मैंने अब ये स्क्वायर टाइप से बनाई है कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये लेंथ में आगे कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है मुझे नहीं पता, बस मुझे इससे स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब है। इस स्टार्टिंग पॉइंट के बीम पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे एक होल कर दिया ऐसे। इस बीम पर भी मैंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया थ्रू आउट, ठीक है। तो जो ये मैंने हाथ लिया हुआ है इसमें एक होल कर दिया मैंने थ्रू आउट। अब क्या किया कि इस बीम पर एक मैंने पिन रखी, तो पिन ये हो गई ऐसे, समझ में आ रहा है, ये हो गई पिन ऐसे, ठीक। ये जो मार्कर दिख रहा है आपको, पिन ये हो गई बीम के अंदर, ठीक है। अब इस पिन को मैंने कहां रखा, इस पिन को मैंने इसमें इस सपोर्ट के अंदर भी लेके गया, इस सपोर्ट के अंदर भी लेके गया। तो वो जो पिन है वो यहाँ ऐसे दिख रही होगी, वो जो पिन है वो यहाँ कुछ ऐसे दिख रही होगी जाती हुई, ठीक है, इधर से ऐसे जाती हुई, क्लियर है, ठीक है। ये पिन आपको ऐसी कुछ दिख रही होगी। कनेक्शन समझ में आ गया, कनेक्शन समझ में आ गया, क्लियर है इस फिगर के हिसाब से। पिन क्या है, पिन इस तरह से काफी लेंथी पिन है और वो इन तीनों होल्स में थ्रू आउट जा रही है, ठीक है, क्लियर है। बताइए पहले ये कनेक्शन बताइए समझ में आ रहा है या नहीं यहां तक, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिंपली पिन कनेक्शन, इसे हम बोलते हैं पिन कनेक्शन, इसे हम बोलते हैं पिन कनेक्शन, ठीक है। इस पिन कनेक्शन पर क्या क्या होगा, अब जरा रिएक्शन समझो। ये एज्यूम्ड फिगर होता है हमारा, ठीक है, रियल फिगर ये भी नहीं है, पिन कनेक्शन का रियल फिगर ये भी नहीं है जो हम सिविल स्टूडेंट यूज करते हैं, ठीक है। बट इसका रियल फिगर मैकेनिकल स्टूडेंट भी जरूर यूज करते हैं। पिन कनेक्शन को एज इट इज यूज किया जाता है मैकेनिकल में, ठीक है, जबकि पिन कनेक्शन को एज इट इज यूज नहीं किया जाता है सिविल में। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूं उन पर ध्यान दो। मैकेनिकल में पिन कनेक्शन एज इट इज यूज किया जाता है, आप टॉम में उन चीजों को पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिया होगा, ठीक है। और सिविल में पिन कनेक्शन कभी भी एज इट इज यूज नहीं किया जाता, जबकि उसकी अंडरस्टैंडिंग, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उन पर ध्यान दो, जबकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हम एज ए पिन कनेक्शन ही यूज करते हैं। जैसा कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जो हम ना हमारा स्ट्रक्चर में ब्रिज होते हैं, स्ट्रक्चर में ब्रिज होते हैं, ठीक है, ये हमारी गैसेट प्लेट्स होती है, याद होगा आपको, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, ठीक है। ये जो ब्रिज है उस ब्रिज में जो हमारे पास ये ट्रस लगा हुआ है, ट्रस का कॉम्बिनेशन है ये, तो ट्रस कॉम्बिनेशन में जो ये हमारी गैसेट प्लेट्स हैं उस पर जरा सोचिएगा आप। पिन यहाँ पर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, बस ये बता दो, ये फिक्स कनेक्शन बोलते हो या पिन कनेक्शन बोलते हो, बस मुझे ये आंसर दो। यहाँ पर आप पिन कनेक्शन बोलते हो या फिक्स कनेक्शन बोलते हो ट्रस पे, पिन बोलते हो, पिन जॉइंट बोलते हो ना, पिन जॉइंट बोलते हो। पिन जॉइंट में क्या है, ये चीज ऐसी दिखती है कभी, क्या सिविल स्टूडेंट बताएंगे, क्योंकि मैकेनिकल तो ट्रस्ट को पढ़ भी नहीं रहे, यहाँ पर सिविल स्टूडेंट बताइए, ठीक है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हैं एज ए सिविल स्टूडेंट। तो ये बताइए कि क्या पिन कनेक्शन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मीनाक्षी जी, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज होती है पिन कनेक्शन वाली चीजें हम यहाँ कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, ठीक है, जबकि रियल में ये पिन कनेक्शन नहीं होता, जबकि मैकेनिकल में ये पिन कनेक्शन हम बिल्कुल यूज करते हैं, चाहे हम कनेक्टिंग रोड के साथ में करें, ठीक है, चाहे हम किसी भी जो हमारे ऑटोमोबाइल थिंग्स हैं उसमें हम चाहे पिन कनेक्शन का यूज करें, चाहे हम टोम में जो ये वाले कनेक्शन होते हैं इनमें हम पिन कनेक्शन का यूज करें, है ना। तो यहाँ पर पिन कनेक्शन बिल्कुल हमें देखने को मिलता है मैकेनिकल एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो मैं यही चीज आपको यहाँ समझाना चाह रहा था कि आप हमेशा सिविल स्टूडेंट भी हमेशा पिन कनेक्शन की थ्योरी ये याद रखेंगे, प्रैक्टिकल ये याद रखेंगे। थ्योरी ये है, प्रैक्टिकल ये है। यहाँ है बहुत तगड़ा वाला अजम्पशन, ठीक है, जो कि हमें इसको और इसको एकदम डिफरेंशिएट रखता है, बट हम कैलकुलेशन हमेशा इसके बेसिस पर करते हैं इनकी, ठीक है, पिन कनेक्शंस की, ठीक। चलिए
तो अब जरा देख लेते हैं इसको, यहां पर 2D में देखिएगा, 2D में क्या होगा, 2D में क्या होगा, ये इस तरह से हो गया। यहां हमने क्या कर रखा है, इसे नीचे से फिक्स है ना, ये नीचे से फिक्स कर रखा है। अब जरा फोर्स लगाना शुरू करो, अब फोर्स लगाना शुरू करो। आपने एक फोर्स ऐसे लगा दी, एक टिल्टेड फोर्स है ना, ये आगे बीम कितनी जा रही थी मुझे नहीं पता है ना, बीम ये आगे कितनी जा रही है मुझे नहीं पता, आगे की साइड में सपोर्ट आ रहा है क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, मैंने बीम को यहीं पर काट दिया है ऐसे है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहां अगर पी फोर्स ऐसे दिखा रहा हूं तो ये पी फोर्स ऐसे लग रही होगी कुछ, ये पी फोर्स ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट होगा हमारे पास, इसका एक पार्ट होगा पी वाई ऐसे, और एक होगा पी एक्स ऐसे, है ना। मैंने इसीलिए दोनों कंपोनेंट के हिसाब से चीजों को लिया, ठीक है, एक है पी वाई और एक है पी एक्स। तो यहां पर भी एक काम क्या कर रहा होगा पी वाई, और एक काम कर रहा होगा पी एक्स। तो आप जरा सोचिएगा, इस पी एक्स की वजह से, इस पी एक्स की वजह से कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, ये क्या है, ये है अप्लाइड फोर्स। एक बात बताइए, अप्लाइड फोर्स नोन होते हैं या अननोन? अप्लाइड फोर्सेस जो लोड होते हैं बेसिकली वो नोन होते हैं या अननोन होते हैं, बताइए। मैंने ये पहले ही दिन बताया था जब सोम समझाई थी, ये नोन होते हैं अननोन, हमेशा नोन होते हैं, गलती मत करना, ये हमेशा नोन होते हैं। विदाउट एनी लोडिंग आप सोम का डिजाइन क्यों करोगे भाई, जब लोड ही कुछ नहीं लग रहा तो सोम बनाना क्यों हमें, किसी स्ट्रक्चर को या किसी ब्रिज को या किसी एक पर्टिकुलर मशीन को क्यों बनाना, ठीक है, जब हमारे पास लोड ही कुछ नहीं है। तो लोड क्या है, हमेशा नोन होता है, उसे कभी भी अननोन की कैटेगरी में मत रखना, दिस इज द नोन, ठीक है। अब ये जो नोन फोर्स है, इस नोन फोर्स को कौन कंपनसेट कर रहा है, वो है हमारी रिएक्शंस, जो कि क्या है हमें अननोन, जो कि क्या है हमें अननोन। तो रिएक्शन ऑलवेज क्या होती है, अननोन। रिएक्शन किसकी है, वो है उस एक्शन की जो कि है लोड, उसकी एक्शन की जो रिएक्शन लग रही है वो ऑलवेज होती है अननोन, उनको हमें इक्वेशन से निकालना होता है। अगर आप ऐसी यूनिवर्स को सोचो कि आपको पता ही नहीं है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो क्या इसकी रिएक्शन बता सकते हो कभी, क्या यहाँ पर इस पी की रिएक्शन बता सकते हो यहाँ पर कि इस पी की वजह से यहाँ पर क्या लग रहा होगा, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, कभी नहीं बता पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे। तो आप क्या है, ये चीज हमारे लिए अननोन है, ये चीज हमारे लिए अननोन है, रिएक्शंस अननोन है। तो उन रिएक्शंस को निकालने के लिए हम वो यूज करते हैं क्या, कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हम यहाँ यूज करते हैं फॉर दिस अननोन, ठीक है, अननोन को निकालने के लिए। तो अननोन हमारा जो आया, अब जरा सेंस को समझिएगा, अननोन क्या क्या आएगा। अगर पीएक्स ऐसे लग रहा है, अगर पीएक्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन किधर की ओर लगेगी, बैक साइड। क्यों लगेगी, क्यों लगेगी, जरा सोचिएगा। ये जो बीम है ये पीएक्स के साथ इधर की ओर जाना चाह रही थी, यहाँ इसके पिन के बारे में समझो जरा, क्योंकि आपको जब मैं इंटरनल हिंज समझाऊंगा तब इस पिन का ही सारा काम है, ठीक है। इंटरनल हिंज आगे मैं बताऊंगा तब ये आपका पिन का ही सारा काम है, इसलिए पिन के हिसाब से समझो। क्या, बीम को खींचो, इस फिगर के हिसाब से बीम को खींचो, क्या होगा, बीम पिन के साथ आगे लेके जाएगा, बीम पिन को आगे लेके जाएगा, बट पिन का कौन सा वाला पार्ट रुक रहा है, सोचो जरा, पिन का कौन सा वाला पार्ट रुक रहा है। पिन जब आगे जा रही थी बीम के साथ तो पिन का ये वाला पार्ट जो इसके साथ कंबाइंड यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ये रुक रहा है, ये वाला पार्ट रुक रहा है इस साइड में, ऐसे ही पिन का ये वाला पार्ट रुक रहा है इस साइड में, ये वाला, ठीक है। किसने रोका, इस वाले पार्ट ने, जो ये पिंक कलर में दिखा रखा है। ये किसका पार्ट है, ये है सपोर्ट का। तो ये तो भागेगा नहीं, क्यों नहीं भाग रहा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है ये, अगर ये यहाँ फिक्स ना होता तो ये भी भाग जाता है ना। तो यहाँ ये वाला पार्ट क्यों नहीं भाग रहा पिंक वाला, क्योंकि ये फिक्स है। तो रिएक्शन कहाँ आई, इस फिक्स के हिसाब से, इस फिक्स के हिसाब से, इस फिक्स ने क्या किया, रिएक्शन को क्रिएट कराया, और यही रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में लगी, यही रिएक्शन हमारी बैक साइड में लग रही है इसके। तो दिस इज द आर एक्स। आर एक्स क्या होगा, पी एक्स के बराबर, कहां से, क्योंकि हमारे पास ये वाला अजम्पशन पता है हमें कि हमारे स्टैटिक में समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम के लिए। तो आर एक्स हो गई एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन बताइए, ये है हमारा फिक्स सपोर्ट, सॉरी हिंज सपोर्ट की रिएक्शंस, एक तो हो गई आर एक्स। दूसरी रिएक्शन और कौन सी आई, जब मैंने पी वाई सोचा तो पी वाई के हिसाब से मटेरियल कैसे जाता, यही गलती करते हैं स्टूडेंट, जरा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ये बॉडी है, ये बॉडी है, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्री है, अगर मैंने यहाँ पर पी वाई लगाया तो ये बॉडी कैसे जाएगी, ये बॉडी कैसे जाएगी, जरा मेरा क्वेश्चन समझो, पहले भी एक बार पूछा हुआ है बट अगर याद ना रहा हो तो यहां से समझो फिर से। क्या, कि एक आपके पास बॉडी है ये, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक, इस बॉडी में मैं पी फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, मैंने कहीं से नहीं पकड़ा हुआ इसे,
समझो जरा, मैंने इसे कहीं से सपोर्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक है, बट ऐसा समझो कि ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं, स्पेस में है ये, तो आपने यहाँ पी फोर्स लगाया, ये बॉडी कैसे जाएगी, ये सीधी ऐसे जाएगी या फिर ये रोटेट करती हुई जाएगी, आंसर दो। अगर ये स्पेस में है तो क्वेश्चन समझो, ये स्पेस में है, कोई इसका बॉडी फोर्स नहीं है, कोई इस पर रिएक्शन नहीं है, पी वाई मैंने यहां लगाया, ठीक है, तो अब बताइए ये बॉडी कैसे जाएगी, ये बॉडी ऐसे जाएगी नीचे की तरफ, या फिर ये बॉडी ऐसे रोटेट करते हुए जाएगी नीचे की तरफ, ये बॉडी ऐसे जाएगी या ऐसे, दिस इज द 1 और दिस इज द 2, बताइए कैसे जाएगी, सीधी जाएगी, सीधी सीधी लीनियर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पर अपना सेल्फ वेट है, अगर सेल्फ वेट की बात करोगे तो यहाँ सेल्फ वेट और पीवाई में, सेल्फ वेट और पीवाई में दोनों में एक कपल बनेगा जिसकी वजह से रोटेट करती है, जिसकी वजह से रोटेट करती है। सोचो जरा, ये अगर फ्री फॉल हो रहा है ऐसे, तो आपने क्या किया, इस पर एक फोर्स भी लगाया, तो ये क्यों इस तरह से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अपना इसका एक वेट भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं, इस वजह से यहाँ पर ये रोटेट करने का सेंस देगी। बट अगर हम कंडीशन ऐसी रखें कि ना ही सेल्फ वेट है ना ही कोई सपोर्ट है, तो हमेशा ये सीधी जाएगी, हमेशा ये सीधी जाएगी, ना कि रोटेट होती हुई, ठीक है, तो ये ऐसे ही जाएगा एकदम सीधा। तो अब एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ समेशन एफ वाई, जब मैं यहां पर कर रहा हूं समेशन एफ वाई, तो इस एफ वाई के हिसाब से सोचिएगा, इस एफ वाई के हिसाब से सोचिएगा कि यहाँ पी वाई को जब पी वाई लग रहा है, जब पी वाई लग रहा है तो सपोर्ट यहाँ है, तो सपोर्ट इस पी वाई के अपोजिट यहाँ एक रिएक्शन लगाएगी या नहीं, सपोर्ट इस पी वाई के अपोजिट यहाँ एक रिएक्शन लगाएगी, ठीक है, सपोर्ट इस पी वाई के अपोजिट यहाँ एक रिएक्शन लगा रही है, तो इस रिएक्शन को कैसे आएगा कि ये पी वाई हमारा इस बीम को सीधा ऐसे लेके जाता पिन के साथ, तो ये पिन के साथ जब ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो नीचे से सपोर्ट कहां से आया निकल के, ये वाला पार्ट जो होगा ये हमें क्या देगा, एक रिएक्शन वाला सेंस, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या देगा, एक रिएक्शन वाला सेंस नीचे वाला, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एक ये वाला पार्ट क्या देगा, रिएक्शन वाला सेंस नीचे वाला, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आर वाई लगेगी, इसी को मैंने यहाँ पर बोल दिया आर वाई, ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पर बोल दिया दिस इज दी आर वाई, तो आर वाई यहाँ पी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इस पॉइंट के बेसिस पर, इस पॉइंट, इस पिन कनेक्शन में जो ये वाला पॉइंट है, पिन है, उसके बेसिस पर जरा सोचिएगा, आपने ये बीम है, ठीक है, जो हाथ है मेरा वो बीम है, बीम ने पिन को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, बीम ने पिन को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, यहां हमने दो अलग से सपोर्ट लगा रखे हैं, देख रहे, ये दो अलग से सपोर्ट है, ऐसे दिख रहे, ठीक है, ये दो अलग से सपोर्ट है, ये वाले कौन से वाले सपोर्ट, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों उंगलियां हैं मेरी, ये सपोर्ट हो गए ऐसे, ठीक है, तो ये चीज हमारी सपोर्ट ऐसे है, ये बीम ऐसे है, सोचो जरा, ठीक है, ये सामने वाला फिगर है कि सपोर्ट मेरे ऐसे हो गए, ये जो ये वाला हैंड है, ठीक है, इसमें हमारे पास सपोर्ट ये हो गए, ये बीम हो गई मेरी और बीच में पिन हो गई, ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, ठीक। अब जरा सोचिएगा, अब जरा सोचिएगा कि यहाँ पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा इस जगह, है ना, बीम पर इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो कैसे जाएगा ये पिन के हिसाब से, ऐसे रोटेट करेगा या नहीं, कोई दिक्कत है इसे रोटेट करने में, ऐसे रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सेंस को समझो, ऐसे रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये पिन के अबाउट, यस, ठीक है, अगर वो चीज यहाँ रोटेट कर रही है, अब मेरी बात को समझिएगा, क्या इसने, अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था रोटेट नहीं करेगा, अरे भाई यहाँ आ गई है एक सपोर्ट, इसकी वजह से ये करेगा रोटेट, बट क्या ये वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, ये आंसर और दो, जिन्होंने रोटेट बोल दिया ठीक है अच्छी बात है, इसका आंसर एक और दो मुझे इस क्वेश्चन का, कि क्या ये वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, यस और नो, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, ये क्या वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, यस और नो, ठीक है, सभी को एकदम क्लियर है, दिस इज नॉट द वर्टिकल मूवमेंट, दिस इज ओनली द रोटेशन, दिस इज ओनली द रोटेशन, ठीक है, ये वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, कि वर्टिकल मूवमेंट होता तो ये पूरी जो बीम है मेरी वो ऐसे जा रही होती, ये है मेरा वर्टिकल मूवमेंट, बात समझ में आ गई, ये है मेरा वर्टिकल मूवमेंट, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोटेशन, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट हुआ ही नहीं है इसके अबाउट, ये भी तो नीचे जाना चाहिए था ना अगर वर्टिकल मूवमेंट होता वाई डायरेक्शन में, बात क्लियर हो गई, ठीक है, तो इसीलिए यहां जो, अब एक वर्ड समझो मेरा, जो हमारी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, समझिएगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर अपोजिट फोर्सेस काम कर रही हैं तो वो मोशन को रोकेगी या मोशन को होने देंगी,
मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दो। जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, अगर मैं उस मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगा देता हूँ, मतलब जिस जिस फोर्स की वजह से वो मोशन हो रहा होगा, उस फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगा देता हूं, तो वो मोशन को होने देगी या मोशन को रोकेगी? मोशन को रोकेगी। क्लियर है? वो मोशन को रोकेगी ना, ठीक है। अगर वो मोशन को रोकेगी तो मुझे ये बताइएगा, जहां मोशन हमारा जिस फोर्स की वजह से रुक रहा है, ये मोशन इधर की तरफ था पीएक्स की वजह से, पीएक्स की वजह से मूवमेंट बीम का इधर की ओर जाता ना, एक्स डायरेक्शन में। आपने किसकी वजह से रोक दिया उसे? इस आरएक्स की वजह से। तो जहां आपका मोशन रुका, इस सेंस को भी समझते रह चलिएगा, जो ये आरएक्स वाला हॉरिजॉन्टल वाला मोशन, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला मोशन ऐसे जा रहा था, उसे आपने रोक दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल वाले मोशन को आपने क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट। आरएक्स जो ये वाला मोशन था, इसे क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट। तो समझ रहे हो, मैंने एक एरो दिखा दिया ऐसे, एक एरो दिखा दिया ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को क्या कर दिया? रोक दिया गया। तो जहां हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रुका, अगर आपने मूवमेंट को रोका, तो वहां हमेशा क्या आएगी? रिएक्शन। उसी डायरेक्शन में हमेशा प्रोड्यूस होगी रिएक्शन, दैट इज द आरएक्स, जिसकी वजह से ये मूवमेंट रोका गया। दोनों में लिंक समझ रहे हो? आरएक्स प्रोड्यूस होके ये मूवमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बीम करती, उसको रोक दिया गया। बात क्लियर? दूसरी चीज, दूसरी डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन। क्या वाई डायरेक्शन में भी ये चीज मैं वैलिड बोल सकता हूं क्या, कि वाई डायरेक्शन में जो ये मोशन होता, किसका? इस बीम का। किसकी वजह से? इस पीवाई की वजह से, ठीक है। इस बीम पर इस पीवाई की वजह से जो मोशन होता, उस मोशन को किसने रोक दिया? इस आर वाई ने, इस आर वाई ने। इसका मतलब ये भी मोशन क्या हो गया? रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें लिखवा नहीं रहा हूं, ये समझो इस चीज को, ठीक है। इन चीजों को समझो कि मोशन ऐसे है, उसको हमने रोक दिया। मोशन इसमें वाई डायरेक्शन में हो सकता है, इसको हमने रोक दिया। जब रोका गया तो क्या आया? आर वाई। ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब एक थर्ड चीज बताइए, थर्ड मोशन कौन सा है हमारा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को रोका जा रहा है या नहीं, ये आंसर दो आप मुझे। रोटेशनल मोशन को रोका गया यहां पर या नहीं? ये है इसका रोटेशनल मोशन। ऐसे यहां रोटेशनल मोशन हो पा रहा है या रोका जा रहा है? रोका नहीं गया, रोका गया या नहीं? यस और नो? इसको हम रोक पा रहे हैं या नहीं, इस मोशन को? नहीं। अगर हम इस मोशन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मेरा mx प्रोड्यूस होगा? क्या यहाँ पर मेरा रिएक्शन प्रोड्यूस होगा? कौन सा वाला? मोशन को, रोटेशनल मोशन को रोकने वाला। तो रोटेशनल मोशन को रोकने वाला हमारे पास rx या ry नहीं होता है, वो क्या होता है? पॉइंट मोमेंट। वो होता है पॉइंट मोमेंट, रोटेशनल मोशन को रोकने वाला। इसका मतलब यहाँ mx प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ mx 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन क्या कर रहा है? ये परसिस्ट कर रहा है, ये रोटेशन हमारा रुक नहीं रहा। ये जो आपके मोशन है, ये हमारा मोशन रुक नहीं रहा है, इस वजह से mx क्या होगा? mr इसे बोल देंगे हम। ठीक है, रिएक्शन हमारी अभी फिलहाल के लिए रिएक्शन है, आगे मैं रिएक्टिव लेके चलूंगा। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी यहाँ पर अभी क्या है? 0 है। ठीक है, 0 है। इसे हम 0 बोल सकते हैं, या क्रॉस बोल दिया था मैंने, यहाँ इसे मैं 0 बोल सकता हूँ। बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, ये जो डायग्राम है, किसका डायग्राम है ये? और बताइए, इस डायग्राम किसका है? ये सपोर्ट का डायग्राम है, बीम का डायग्राम है? समझो जरा इस चीज को। ये एफबीडी किसका है? ये सपोर्ट का एफबीडी है या बीम का एफबीडी है? ये और क्लियर रखो, तभी तो आप ये आर एक्स आर वाई की डायरेक्शन दिखा पाओगे। ये सपोर्ट का एफबीडी है या बीम का एफबीडी है? गलत जल्दबाजी मत करो भाई। ये सपोर्ट का एफबीडी है या बीम का एफबीडी है? ये सपोर्ट का एफबीडी है, बीम का एफबीडी है? सभी ने गलत आंसर दिया है। दिस इज दी एफबीडी ऑफ दी बीम, ना कि सपोर्ट। ये आरएक्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? आप फिर से एफबीडी की डेफिनेशन गड़बड़ कर दिए, आप फिर से एफबीडी की डेफिनेशन गड़बड़ कर दिए। एफबीडी की डेफिनेशन क्या होती है? जो बॉडी है, फ्री बॉडी डायग्राम, जो बॉडी है उसको इंडिपेंडेंट मानना है, उस पर जितनी एप्लीकेशन लग रही है वो दिखाना है। तो यहाँ सपोर्ट की वजह से दिखाया जा रहा है, ना कि बीम की वजह से सपोर्ट पर। क्या ऐसा मैंने दिखाया कि बीम की वजह से सपोर्ट पर ये फोर्स ऐसे लग रहा है? ऐसे तो नहीं बोला ना मैंने क्या बोला? बीम पर इस सपोर्ट की वजह से रिएक्शन किधर की ओर आ रहा है? बीम पर। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई? ठीक, तो ये छोटी छोटी गलतियां मत किया करो। ठीक, तो उम्मीद है और सबने लगातार सपोर्ट बोला। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, जिन्हें सपोर्ट लिखने में थोड़ा टाइम लग गया था ना, वो समझ गए कि यार सर कुछ उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बाद में बीम लिख दिया। ठीक, चलो ठीक, तो आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल पिन कनेक्शन और हिंज सपोर्ट। ठीक है, पिन कनेक्शन है, हिंज सपोर्ट है, इसी को हम पिन सपोर्ट भी बोल देते हैं, कहीं कहीं हम इसे पिन सपोर्ट भी बोल देते हैं। बट इसी फिगर को अगर मैं ऐसा लेके चलूं,
आप समझिएगा जरा, इस फिगर को अगर मैं ऐसा लेके चलूं, ये चीज तो माइंड में बैठ चुकी होगी आपके, इसी फिगर को अगर मैं यहां से ऐसा लेके चलूं, इसको मैं फिर से फिगर को नहीं बना रहा, इसी फिगर में मैं दूसरा कर रहा हूं, जबकि ये वाली चीज आप अलग से बना सकते हैं, ठीक है। अगर ड्राइंग इतनी अच्छी आपकी तो बना लीजिएगा, ठीक है, मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को देखिएगा आप, इसके नीचे अगर ये ऐसे रोलर्स लगा दें, समझ रहे हो, ऐसे आप इसके नीचे रोलर्स लगा दो, फिक्स को हटा के नीचे रोलर्स लगा दो, ठीक है। रोलर समझ में आ गया, सब ऊपर वाला सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बस नीचे फिक्स की जगह रोलर लगा दो, तो ये कैसा दिखेगा, दिस इज द रोलर सपोर्ट। कैसा दिखेगा ये, यहां पर मैं रोलर सपोर्ट समझा रहा हूँ, रोलर सपोर्ट कैसा दिखेगा, 2D में दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब होता है 2D से, जो ये वाला पार्ट था, तो ये हम ऐसा दिखाते हैं, नीचे से रोलर ऐसे, ठीक है, ये रोलर हो गए, और ये मेरा पिन कनेक्शन, इसे जरूरी नहीं है कि दिखाया जाए, ठीक है, इस पिन कनेक्शन को हम जनरली ऐसे दिखा देते हैं, जरूरी नहीं होता, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगा दो, एक बीम, ऐसे बीम कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, मुझे फिर से वही काम करने, क्या, फोर्सेस, फोर्सेस लगा दो ऐसे, पी, ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, किसका फ्री बॉडी डायग्राम, बीम का बन रहा है, क्या बन रहा है, बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सपोर्ट क्या क्या इसके ऊपर लगा रहा है, बीम वही सेम थिंग है, ठीक है, बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है, उम्मीद समझ में आ चुका होगा कि जब फोर्सेस पी एक्स ऐसे लग रहे होंगे तो रिएक्शन बैक साइड लगाएगा, तो रिएक्शन बैक साइड लगाएगा। अब जरा समझिएगा रिएक्शन कैसे बैक साइड आई थी, इसीलिए मैंने आपको ये बार बार समझाया था, कि ग्रीन कलर से और येलो कलर से मैंने वही पार्ट दिखाया था। तो जरा समझो, अगर मैं पी एक्स ऐसे लगाऊंगा तो ये बॉडी जो पिन है वो भी इसके साथ जा रहा है बीम के, समझो जरा इस चीज को, बीम के साथ पिन जा रही है, जाने दो, अगर पिन जा रही है तो पिन किसको लेके जाएगी, अब इस पिंक कलर वाले सपोर्ट को, इस पिंक कलर वाले इस वाले पार्ट को, वो भी इसके साथ साथ जाएगा। बट ये कब रुकता, ये तब रुकता जब ये जो पिंक वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहां से फिक्स होता, तभी तो इस पर रिएक्शन आती ना, तभी तो ये रुकता और सारा फोर्स यहां से इसे प्रोवाइड हो रहा होता कि हाँ भाई बैक साइड में फोर्स लगाना है। बट सोचिएगा कि यहां पर ये क्या चीज है, रोलर है, इसका मतलब यहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसके एक्स डायरेक्शन के मोशन को रोक रही है, ये तो अभी भी चल ही रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो यहां पर क्या, ये जो ग्रीन पार्ट है ये इस पिन पर रिएक्शन लगाएगा, ये जो ग्रीन पार्ट है, जो कनेक्टेड पार्ट है उस पिन का इस सपोर्ट से, क्या वो इस पर बैक साइड में रिएक्शन लगाएगा, यस और नो, नो, ठीक है, समझ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर ये इस साइड में फोर्स नहीं लगाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मोशन हमें दिख रहा होगा, यहां पर मोशन हमें क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो अगर यहां पर हम देखें पीएक्स की वजह से, तो मोशन इस डायरेक्शन में प्रिवेल करता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, मोशन हमें दिखता है, ये मोशन हमारा है, ठीक है। अगर पीएक्स इधर की ओर होगा तो मोशन इधर की ओर चला जाएगा, अगर पीएक्स इधर की ओर है तो मोशन ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ आर एक्स क्या होगी, यहाँ आर एक्स क्या होगी, 0, यहाँ आर एक्स क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ है रोलर्स, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है पी वाई की, पी वाई क्या है, फिर से वही कहानी, पी वाई नीचे की तरफ जा रहा है तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, बट क्योंकि यहाँ कनेक्शन है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो वो क्या लगाएगी, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर अभी ऊपर की ओर इसलिए लग रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जाने से रोक रही है, क्या चीज, हमारा जो सरफेस है, जो धरती है, वो इस चीज को नीचे जाने से रोक रही है, इसका मतलब यहाँ आर वाई लगेगा, यहाँ आर वाई लगेगा, और कौन सा मोशन रुकेगा, मोशन रुकेगा ये वाला, वाई डायरेक्शन वाला मोशन रुक जाएगा, ठीक है। तो आर वाई हमारा लग जाएगा, इसका मतलब इसके ऊपर लग रहा है आर वाई, ठीक है। ये जो आर वाई है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही है, तो यहाँ आर वाई लग रहा है ऐसे, ये है बीम का ही एफबीडी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, बात क्लियर है, आर वाई सपोर्ट लगा रहा है इसके ऊपर। तो उसके बाद ये जो हमारे पास पार्ट आया, ये तो हो गया आर वाई और आर एक्स का, साथ ही हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, लास्ट वाला, ये वाला मोशन, ये वाला मोशन अभी है या नहीं है, बिल्कुल है, ये वाला मोशन अभी भी है, वही पुरानी वाली कहानी, ये मोशन अभी भी प्रिवेल कर रहा होगा, इसका मतलब ये मोशन है, ये मोशन है, तो एम आर अभी भी क्या है, 0, एम आर अभी भी क्या है, 0, बात क्लियर है, अभी भी एम आर क्या है, 0। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है, रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शंस, रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शन इन रोलर सपोर्ट कितनी होती है, बताइए, नंबर ऑफ रिएक्शंस इन रोलर सपोर्ट कितनी होती है, 1, और सिर्फ कौन सी वाली होती है, वो आर वाई, वो आर एक्स भी हो सकती है, किस सेंस में, अगर ये फिगर ऐसे हो, है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना अपने माइंड में, अगर ये फिगर ऐसे हो तो इसे क्या बोलोगे, एक्स डायरेक्शन अगर ये है तो आर एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंसी है, आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल, ठीक है, आपके बीम के वर्टिकल वाली, ठीक। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं पिन सपोर्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है,
नंबर ऑफ रिएक्शन इन पिन सपोर्ट, इसे हम पिन सपोर्ट बोल देते हैं, जबकि ये भी पिन कनेक्शन है। इसे पिन कनेक्शन बोलते हैं, पिन सपोर्ट नहीं बोलते। ये क्या है मेरा? पिन कनेक्शन, पिन कनेक्शन, पिन सपोर्ट नहीं है। इसे हम पिन सपोर्ट बोल देते हैं, जो कि हिंज सपोर्ट होता है हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या है इसमें? नंबर ऑफ रिएक्शन 2। वेरी गुड। कौन कौन सी? आर एक्स एंड आर वाई। ये क्या है? आर एक्स एंड आर वाई। यहां दोनों में ही एम नहीं है, दोनों में ही मोमेंट वाली रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अभी मोमेंट वाली रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अभी धीरे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। कोई भी डाउट है इन दोनों कनेक्शन में तो पूछ लो, कोई भी डाउट है इन दोनों कनेक्शन में तो अभी पूछ लो प्लीज। ठीक है, जल्दी बताइए, कोई भी डाउट? एनी डाउट? नो? ठीक है, तो अभी हम आगे चलें फिर फिक्स कनेक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इज दी फिक्स कनेक्शन या फिक्स्ड सपोर्ट। ये फिक्स्ड सपोर्ट क्या है? धीरे धीरे मैं मोमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं चीजों को आपको। ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट क्या है समझिएगा। मैं एंशिएंट वाली पुरानी चीजें यहां पर अवॉइड कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी न्यू लेके चल रहा हूं। क्या आपके पास एक बीम थी? ठीक है, फिक्स सपोर्ट को हम कुछ ऐसा दिखाते हैं, अभी दिखाता हूं इसे। ये मान लीजिए आपके पास एक बीम थी, इस बीम को आपने, ठीक है, यहां से आगे मुझे नहीं पता कैसे जा रही है, इस बीम को उठाया और यहां लगा दिया ऐसे। समझो इस चीज को, इस बीम को उठाया और यहां लगा दिया ऐसे। ठीक है, आगे क्या है मुझे नहीं पता। ठीक, ये जो बीम आपने यहां पर ऐसे लगाई है, इसके बारे में सोचिएगा बस। हाँ, ये बीम यहां से कैसे कैसे आप लगाओगे, अटैच कैसे करोगे इस सपोर्ट से? वो जो अटैचमेंट है वो पिन कनेक्शन नहीं है। अब समझो जरा इस चीज को, यहाँ का अटैचमेंट अब पिन कनेक्शन नहीं है। अब कौन सा वाला कनेक्शन है? अब है ऐसा, मेरे साथ साथ सोचिएगा। एक प्लेट लगाओ ऐसी, शायद आपने कभी देखा भी हो ब्रिज बनते हुए, तो आपने ये चीजें वहां देखी भी होंगी। एक प्लेट ऐसे लगाई, यहां पर भी एक प्लेट ऐसे लगा दो। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी आ रही होगी। ठीक है, बैक साइड वाली तो बिल्कुल छिप गई होगी। ठीक है, और यहां पर क्या कर दो, यहां पर क्या कर दो? रिविटिंग। यहां पर क्या कर दो? रिविटिंग। सिविल वाले भी जानते हैं, मैकेनिकल वाले तो जानते हैं। यहां पर कर दो रिविटिंग। तो ये मैंने रिविटिंग यहां पर ऐसे कर दी, ये इससे दिखा दिया, इससे। ये मैंने यहाँ पर रिविटिंग ऐसे कर दी, दो इसमें लगा दो, दो इसमें लगा दो एग्जाम्पल के तौर पर। ये डिपेंड करता है कि रिविटिंग आप कितने लेवल की कर रहे हो। ठीक है, वो रिविटिंग डिपेंड करती है अप्लाइड लोड पर। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर मोमेंटम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, ठीक, तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए सिर्फ दो रिविटिंग कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पिन कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर इस कनेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? हर तरफ से इस चीज को हमने क्या कर दिया है? रिविट लगा के, इसमें भी रिविट लगा दिए, इसमें भी रिविट लगा दिए। तो ये वाली चीज क्या हो रही है? इस सपोर्ट से ये बीम कैसे कनेक्ट हो रही है? फिक्स्ड कनेक्टेड, फिक्स्डली कनेक्टेड। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड कनेक्शन दिख रहा है। इस फिक्स्ड कनेक्शन को 2D में हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे। इस फिक्स्ड कनेक्शन को हम 2D में ऐसे दिखा देते हैं। बीम हमारे पास ये है कुछ ऐसे। ठीक है, आगे कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। पी फोर्स ये हो गया, पी वाई ये हो गया, पी एक्स ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस कनेक्शन के हिसाब से कौन कौन से मोशन रुके। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, अगर आप इस पर पी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये पी वाई है, ये पी एक्स है, तो पी एक्स लगेगा तो क्या ये, और ये यहाँ से क्या है? ऐसे। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ ऐसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? अगर ये चीज ऐसे पीएक्स जा रही है तो ऑब्वियस है कि ये जो सपोर्ट है ब्लू कलर का, ये इस पर रिएक्शन पीछे की तरफ लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये रिविटेड हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये इन दोनों का कनेक्शन कैसा है? रिविटेड है, कुछ अब जाने वाला नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो पीएक्स हमारा क्या हो गया? यहाँ पर आर एक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आर एक्स यहाँ पर प्रोवाइड होगा तो ये जो मोशन है ये वाला क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा कनेक्शन है पीवाई का, तो पीवाई के हिसाब से क्या ये चीज नीचे जा सकती है? नहीं। ठीक है, सारे रिविट्स क्या कर रहे होंगे? इसको यहीं पर रख रहे होंगे, तो आर वाई यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये जो हमारा मोशन है इधर वाला ये भी रुकेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट वाली है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज तो आपको अंडरस्टूड है। ठीक है, अब लास्ट वाली चीज सोचिएगा, क्या कि जो इसका ये वाला मोशन था, इस पी वाई और इसकी वजह से जो कपल बन रहा था, आर वाई और पी वाई की वजह से जो कपल बन रहा था, कपल तो फॉर्म होगा ना, पी वाई एंड आर वाई की वजह से जो कपल बन रहा था, वो जो कपल है, ठीक है, वो जो कपल है वो यहाँ एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मोमेंट क्रिएट कर रहा है, मतलब एक रोटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है ये पी वाई। जैसे अभी मैंने समझाया भी था, पिन कनेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड करेगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी ये रोटेशन प्रोवाइड करना चाहेगा। बट
क्योंकि ये फिक्स कनेक्शन है, तो अगर ये रोटेशन ऐसे करेगा तो ये वाले रिविट क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ आएंगे। अगर इसका रोटेशन आप सोचो, माइंड में सोचो जरा, इसका रोटेशन अगर ऐसे लेके चलोगे, ये जो बॉडी है अगर ये आप ऐसे रोटेट कराओगे ऐसे करके, तो ऑब्वियस है कि ये वाले जो ऊपर वाले रिविट हैं, जो ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये रिविट क्या होंगे, उखड़ के बाहर आएंगे। सोच रहे हो? ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, हमने इन रिविटिंग की हेल्प से, हमने इन रिविट्स की हेल्प से इस पर एक ऐसी एजेंसी क्रिएट कर दी कि अगर ये यहां पर रोटेट होके बाहर को निकले तो ये निकल ना पाए। इसका मतलब ये यहां पर क्रिएट करे क्या, अपना एक मोमेंट जो कि इसकी इस स्टेबिलिटी को भी विद कर सके, ठीक है, विद स्टैंड कर सके। उम्मीद है समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो बॉडी है, ये बॉडी अगर ऐसे जा रही है तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे बाहर की तरफ आएगा, बट वो बाहर की तरफ ना आए, पहले से ही आप उस पर इतना फोर्स प्रोवाइड करके चलो, पहले से ही आप इस पर इतना फोर्स प्रोवाइड करके चलो कि ये बाहर की तरफ ना निकल के आए, तो ये अपने आप से एक मोमेंट क्रिएट करेगा इंटरनली। तो वही इंटरनली मोमेंट क्या होगा, सपोर्ट के द्वारा लगाया गया इस बीम पर एक पॉइंट मोमेंट, सपोर्ट के द्वारा लगाया गया इस बीम पर एक पॉइंट मोमेंट। आप समझ पा रहे हो? यहां पर जब फोर्स बाहर की तरफ निकलेगी तो ये रिएक्शन कैसे लगाएगा, ये रिएक्शन कैसे लगाएगा, अंदर की ओर। इस चीज को अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो सिविल वाले इतना ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये मैकेनिकल वाला पार्ट होता है, रिवेटिंग एज ए चैप्टर। ठीक है, आप पढ़ेंगे मे बी स्टील वगैरह में, ठीक है, बट यहाँ सोम में ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना इतना, ठीक है। बाकी आप अगर इसके 2D डायग्राम को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। रिविट इधर वाले पर कैसे लगेगी फोर्स, रिएक्शन फोर्स है ये मेरी आर रिएक्शन है, ये रिएक्शन है जो रिविट लगाएगा इसके इस वाले मोशन के अपोजिट। ऐसे जब जा रहा होगा तो ये चीज ऐसे बाहर निकलेगी, तो रिविट क्या करेगा, अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब पी वाई ऐसे जा रहा है तो इस प्लेट को ऐसे लेके जाएगा, इस प्लेट को अंदर की तरफ लेके जाएगा, तो यहाँ पर रिविट कैसा लगाएगा, बाहर की ओर फोर्स। तो ये जो रिविट द्वारा लगाई गई फोर्सेज हैं, जो रिविट द्वारा लगाई गई फोर्सेज हैं, ये क्या बना रही हैं, एक ये क्या बना रही हैं, एक कपल, ये क्या बना रही है, कपल। ठीक है, दो पैरेलल फोर्सेस और एक डिस्टेंस अपार्ट, तो ये क्या बना रही है, कपल। तो इस कपल की वजह से क्या बन के आएगा, एक पॉइंट मोमेंट या वेरिएबल मोमेंट, बताइए आंसर दीजिए। पॉइंट मोमेंट तो समझ रखा है आपने, ये पॉइंट मोमेंट बनाएगा, वेरिएबल मोमेंट एट दिस सपोर्ट, पॉइंट मोमेंट। ठीक है, तो यही जो पॉइंट मोमेंट है, इसी पॉइंट मोमेंट को हम क्या बोल देते हैं, एम आर। ठीक है, इसी पॉइंट मोमेंट को हम यहाँ क्या बोल देते हैं, एम आर। ठीक है, और ये पॉइंट मोमेंट किसकी वजह से है, वर्डिंग पर ध्यान दो, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट में क्या, जैसे रिविटिंग, ठीक है, तो इन सपोर्ट की वजह से एक पॉइंट मोमेंट क्रिएट हुआ जो कि इसके रोटेशन को रोक रहा है, जो कि इसके रोटेशन को रोक रहा है। तो मोशन जो ये वाला था, ये मोशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट। तो ये मोशन रेस्ट्रिक्ट किसने किया, एक रिएक्शन ने, और वो रिएक्शन मेरी यहाँ पर कौन सी है, अगर ये मोशन ऐसे जा रहा था यहाँ पर इस पी वाई के हिसाब से, ये मोशन अगर ऐसे था, इस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज था, तो रिएक्शन कैसी आएगी मेरी, एमएक्स की रिएक्शन कैसे आएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। एमएक्स की रिएक्शन कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर ये चीज क्लॉकवाइज जा रही है तो ये कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पर कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चाहे आप इस फिगर से देख सकते हो, ये चीज ऐसे जाएगी तो क्या दिखाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये सिंबल किसका दिखा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज दी एमएक्स या एमआर, जो भी आप बोलना फिलहाल के लिए चाहो। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज दी मोमेंट रिएक्शन। बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? बताइए जल्दी से, फिक्स सपोर्ट वाला, क्योंकि अब जो हम आगे लेके चलेंगे ना, वहां पर मैं थोड़ी सी और क्लियरिटी लेके आऊंगा आपको। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, फिक्स सपोर्ट भी हो गया, पिन सपोर्ट भी हो गया, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, ये तीनों हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये कहानी कंप्लीट और यहाँ पर ये कहानी कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ अब मुझे बताइए, फिक्स्ड सपोर्ट में रिएक्शन कितनी होती हैं, रिएक्शन कितनी होती हैं, फिक्स्ड सपोर्ट में रिएक्शन कितनी होती हैं, तीन है ना, कौन कौन सी, आर एक्स, आर वाई एंड एम एक्स, या एम एट एनी पॉइंट, ऐसे कुछ ले लो। ठीक है, या एम जेड भी बोल सकते हो, इन जेड डायरेक्शन, है ना। ये एम जेड वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा है, इन जेड डायरेक्शन कैसे होता है वो, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है उसकी डायरेक्शन। नहीं किसी को याद है तो चैप्टर 1 में जाके एक बार बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट वाले डेफिनेशन समझ लो, याद आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमने समझ लिया है बीम क्या होती है, अब हमने समझ लिया है सपोर्ट क्या होते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को कंबाइंड।
अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, टाइप ऑफ बीम या क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, टाइप ऑफ बीम विद रेस्पेक्ट टू सपोर्ट्स, सपोर्ट्स के बेसिस पर, ठीक है, या सपोर्ट्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट ऐसे लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट्स टाइप ऑफ बीम क्या क्या होते हैं। तो सपोर्ट्स के बेसिस पर हमारे टाइप ऑफ बीम होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट वन इज द डेटरमिनेट बीम, डेटरमिनेट बीम, एंड सेकेंड वन इज द indeterminate beam, indeterminate beam, ओके। तो डेटरमिनेट बीम में देखिएगा, डेटरमिनेट बीम में हमारे फर्दर तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपल सपोर्टेड बीम, ओके। सेकेंड वन इज द, इसी के अंदर सेकेंड वन इज द ओवर हैंगिंग beam, okay, and third one is the cantilever beam, third one is the cantilever beam, ठीक है। ये तीन टाइप हो गए हमारे। ऐसे ही इनडेटरमिनेट के अंदर होते हैं हमारे तीन टाइप फर्दर। एक होता है हमारे पास हमारे पास फिक्स्ड बीम और विल्ड इन बीम, विल्ड इन बीम, बिल्ट अप बीम भी बोल देते हैं इसे, ठीक है, विल्ट इन बीम, फिक्स्ड बीम और विल्ट इन बीम, ठीक है। दूसरा होता है प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा। अब इनके एक एक करके मीनिंग समझते हैं, ठीक है, एक एक करके अब इनके मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, सबसे पहले तो डेटरमिनेट है, टाइप ऑफ बीम तो समझते ही हैं, टाइप ऑफ बीम क्या होती है चीजें, ठीक है। डेटरमिनेट बीम, ठीक है, सबसे पहले टाइप में क्या है, डेटरमिनेट। तो डेटरमिनेट का मीनिंग क्या है, ठीक है, डेटरमिनेट का मीनिंग क्या है उसको हम समझते हैं। अभी हम लेके चल रहे हैं 2D केसेस, कि क्या है हमारे 2D केसेस, इसीलिए हम बीम को क्या दिखा देते हैं, एक लाइन, इसलिए हम बीम को लाइन दिखा देते हैं, क्योंकि हम जेड डायमेंशन जो है ना वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जेड डायमेंशन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वाई डायमेंशन नेग्लिजिबल मान देते हैं और एक लाइन दिखा देते हैं, बट उस पर हम एक्स और वाई दो इफेक्ट देखते हैं, ना कि जेड वाला इफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये 2D केसेस हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरली 2D केसेस चलेंगे। तो 2D केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होंगी, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिनकी हेल्प से आप अननोन निकाल सको, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं, आंसर दीजिए प्लीज, कितनी होती हैं 2D में। अरे फिर से ब्लर हो गया था, सॉरी यार ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है, अभी ठीक दिख रहा है, अभी ठीक दिख रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होती है। चलो, तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होगी, तीन, कौन कौन सी हैं आपको याद होगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एम अबाउट जेड इक्वल टू 0, अबाउट जेड इक्वल टू 0, ठीक है, तीन इक्वेशन हो गई। डेटरमिनेट बीम का मीनिंग होता है, डेटरमिनेट वो बीम होती है जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन जो कि ये वाली हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। और अननोन क्या होते हैं, अननोन होते हैं बेसिकली नंबर ऑफ, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस। मैंने अननोन समझाया अभी आपको, अननोन क्या होता है, रिएक्शंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन या नंबर ऑफ अननोन से नंबर ऑफ इक्वेशन मेरी बड़ी हो या बराबर हो, उसको हम कहते हैं डेटरमिनेट बीम, ठीक है। सिंपल एक क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। ऐसे ही इनडेटरमिनेट बीम में क्या हो जाएगा, जहां पर हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पर लेस देन होता है, इक्वल टू नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा इनडेटरमिनेट बीम, जिसको हम डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द अननोन रिएक्शंस, ऑल अननोन रिएक्शन। मान लीजिए नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास 3 है, तो यहाँ अननोन कितने होंगे, 4,
तो ये 4 अननोन है, 3 इक्वेशन से कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो चौथी इक्वेशन कहां से आएगी? मैंने आपको समझा रखा है, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, आपको पहले ही समझा रखा है क्या कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी होती है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन आपने बनानी सीख भी ली थी और समझ भी ली थी, है ना, और उससे हमने 2 अननोन निकालना भी सीख लिया था। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। जितने अननोन ज्यादा है उतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, ठीक। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डेटरमिनेट और इंडेटरमिनेट क्लियर हो गया, छोटा छोटा मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया, बहुत है, ठीक है। कि सिविल स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे अपने स्ट्रक्चर में, डेटरमिनेट इंडेटरमिनेट फुल स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है ये वाला। मैकेनिकल को जरूरत नहीं है, मैकेनिकल को डेटरमिनेट की जरूरत है, और आपके सोम को किसकी जरूरत है? डेटरमिनेट की। वर्डिंग फिर से सुनो, फिर से सुनो। सोम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा? डेटरमिनेट। स्ट्रक्चर में क्या होगा सिविल वालों के लिए? इनडेटरमिनेट। और मैकेनिकल वालों के लिए क्या होगा? सिर्फ सोम होता है, स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेटरमिनेट, ठीक है। तो सोम में हम सिर्फ और सिर्फ डेटरमिनेट की बात करेंगे, इनडेटरमिनेट की बात नहीं करेंगे। बट यहां पर मैं समझाऊंगा सभी चीजें, ठीक है। इनडेटरमिनेट भी समझा रहा हूं और डेटरमिनेट भी। बाकी आगे मैं इनडेटरमिनेट वाली चीजों को साइड कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे एज अ सिविल स्टूडेंट, ठीक है। चलो, तो वहां का टाइम मैं यहाँ पर बचा रहा हूँ अपना, ठीक। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी क्या क्या होती है? सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्ट हमारा कौन सा था? याद करो, सिंपली सपोर्ट था हमारा ये वाला, ठीक है। सिंपली सपोर्ट था हमारा ये वाला, याद होगा मैंने आपसे बोला था सिंपल सपोर्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हिंज और एक होता है रोलर, ठीक है। तो ये जो आपके पास बीम है, ये जो आपके पास बीम है वो कौन सी है? सिंपल सपोर्ट बीम। तो सिंपल सपोर्ट में हिंज और रोलर ही लगाना बस। तो बीम हो गई हमारे पास ये, समझो अब इस चीज को, बीम हो गई हमारे पास ये, ठीक है। इस बीम में सिंपल सपोर्ट लगाने हैं। सिंपल क्या होते हैं? हिंज और रोलर। आप क्या क्या लगा सकते हो यहाँ? हिंज लगा दिया ऐसे करके, ये हिंज का सिंबल है, हिंज लगा दिया, ये भी तो सिंपल सपोर्ट है ना। ये पूरी बीम क्या है? सिंपल सपोर्ट। भाई ये सिंपल सपोर्ट ही तो है, ठीक है, सिंपल सपोर्ट। या फिर और ये भी हो सकता है रोलर और रोलर, है कि नहीं? ये भी तो सिंपल सपोर्टेड बीम है भाई, इसका कोई अलग नाम थोड़ी होगा, ये भी सिंपल सपोर्टेड बीम है। या फिर एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, हिंज और रोलर। अब ये मत कहना यार कि आप इस बीम के इस साइड खड़े हो तो सर रोलर इस साइड दिख रहा है, आप बीम के उस साइड खड़े हो तो रोलर उस साइड दिख रहा है, ऐसे मत करना। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन तो एक ही बनेगा ना, ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन है ना कि परम्यूटेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या है? एक ही है, ठीक है। तो अरेंजमेंट मत देखो, इसका कॉम्बिनेशन देखो बस। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इसके हिसाब से, इसके हिसाब से अगर मैं एक अप्लाइड फोर्स लगा दूं यहाँ पर ऐसे, है ना, एक अप्लाइड फोर्स लगा दूं ऐसे, रिएक्शन कितनी आएंगी इसमें? समझो जरा इस चीज को, रिएक्शन कितनी आएंगी इसमें? इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, ऐसे ही ए बी, ए एंड बी। तो यहां आ गई एक तो आर ए एक्स, सॉरी आर ए वाई, वाई डायरेक्शन में ए पॉइंट पर आर ए वाई। ऐसे ही यहां पर एक और आएगी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि इधर की ओर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, मुझे इससे मतलब है कि हिंज सपोर्ट आपने समझ लिया है। हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन आती है, एक आती है आर एक्स और एक आती है आर वाई। तो इसे मैंने बोला आर ए एक्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा यहाँ पर आर बी वाई एंड आर बी एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास कितने अननोन? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने अननोन? 1 2 3 4। तो ये जो 4 अननोन है सिंपली सपोर्टेड है, ये एक्चुअली किसका पार्ट होती है? 4 अननोन। समझो इस चीज को, ये जनरली आपको आइडिया नहीं दिया जाता है, ना ही आपको ये बताया जाएगा कि हाँ सिंपली सपोर्टेड हमारी इनडेटरमिनेट भी होती है। स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जरूर एज ए सिविल स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी, सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी सिर्फ और सिर्फ डेटरमिनेट नहीं होती है, ठीक है। सोम के हिसाब से याद रखना है डेटरमिनेट ही होती है, बट स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि वो डेटरमिनेट ही होती है, वो हमारी इनडेटरमिनेट भी हो सकती है। किस केस में वो हमारी इनडेटरमिनेट भी हो सकती है? किस केस में? जब हिंज एंड हिंज कनेक्शन हो, जब दोनों साइड हिंज एंड हिंज कनेक्शन हो। बात क्लियर है? तो वो हमारी इनडेटरमिनेट भी हो सकती है। तो इसलिए सिंपली सपोर्टेड में जो हम, अगर डेटरमिनेट बीम का एग्जांपल आपसे कहा जाए, क्वेश्चन ये है कि डेटरमिनेट बीम कौन सी है, उसमें आप सिंपली सपोर्टेड बीम भी आ सकता है। डेटरमिनेट बीम के अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम भी आ सकता है, बट कौन सा अभी चेक हो जाएगा, कौन सा सिंपली सपोर्टेड बीम डेटरमिनेट है और कौन सा नहीं है। तो ये तो डेटरमिनेट नहीं है, साफ दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन मान लो इस साइड में, और इसे कहां पहुंचा दो?
इसे कहाँ पहुंचा दो, इसे पहुंचा दो यहाँ पर, समझ रहे हो, इसे पहुंचा दो इनडेटरमिनेट के अंदर। इस वाले पार्ट को सिंपली सपोर्टेड के इसमें पहुंचा देना इनडेटरमिनेट में। इनडेटरमिनेट में नोट्स के नीचे लिख देना कि इनडेटरमिनेट में दोनों एंड हिंज भी सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, इनडेटरमिनेट। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया, ठीक। तो इस पर मैंने स्टार मार्क कर दिया है, ठीक। चलो उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें देखो, अगर यहाँ पर मैंने पी फोर्स लगा दिया ऐसे, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, आर ए वाई प्रोड्यूस होगा, आर बी वाई प्रोड्यूस होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। आर ए एक्स होता ही नहीं है रोलर सपोर्ट में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गए, दो अननोन, तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन। सो यहाँ पर ये क्या है, डेटरमिनेट, ये क्या है, डेटरमिनेट, ठीक है। समझो इस चीज को, ये क्या हो गई हमारी, डेटरमिनेट। चलो मैं यहीं इस फिगर को यहीं पर कंप्लीट कर लेता हूँ फिलहाल। आपने अपने यहाँ पर स्पेस रखा होगा, उम्मीद है, अगर नहीं रखा है तो उनको भी आगे आप पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या है मेरी, स्टेबल और अनस्टेबल, इस चीज को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी अनस्टेबल वाली सेंस को अभी लेके चलेंगे, पहले डेटरमिनेट की सेंस को लेके चल लेते हैं। ये हो गई डेटरमिनेट, ठीक है, ये हो गई डेटरमिनेट, ठीक है, ये हो गई डेटरमिनेट, ठीक। बी इज द इनडेटरमिनेट नहीं, बी इज द डेटरमिनेट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डेटरमिनेट, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को और देखो, यहाँ पर इस वाले पार्ट को, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास है P, यहाँ हो गया आर ए वाई, यहाँ हो गया आर ए एक्स, ये हो गया आर बी वाई, बस 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, तो ये भी क्या है मेरी, ये भी है मेरी डेटरमिनेट, ठीक है। अब थोड़ी सी और कहानी इसकी समझ लेते हैं, ठीक है। ये कहानी हो गई। आप सिंपली सपोर्टेड बीम में, सॉरी, हाँ, आप सिंपली सपोर्टेड बीम में हमेशा एक चीज देखते थे कि एक एंड हिंज होता था, एक एंड रोलर होता था, ठीक है। एक रोलर सपोर्ट होता था, एक हिंज सपोर्ट होता था। ऐसा हम क्यों लेते थे, ऐसा हम क्यों लेते थे, हम क्यों नहीं रोलर रोलर ले सकते, हम क्यों नहीं हिंज हिंज ले सकते, हम ऐसा ही सिंपली सपोर्टेड में क्यों लेते हैं, ठीक है। जबकि ये तीनों चीजें हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक बीम है, ये भी एक बीम है, ये भी एक बीम है, ठीक है। बट हम जनरली ये लेते हैं, ऐसा क्यों, यहाँ पर एक टर्म आता है स्टेबिलिटी, यहाँ पर एक टर्म आता है स्टेबिलिटी। तो याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे लेके चल रहा हूँ, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको मैंने लेके चला यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ये जो पार्ट है ये वाला, इसमें स्टेबल है या नहीं है बताइए। फर्स्ट वाला जो ये वाला है, इसे मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसे मैं सेकंड बोल रहा हूँ, इसे मैं थर्ड बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला पार्ट स्टेबल है या नहीं है, ये बताइए। फर्स्ट वाला पार्ट स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल का सेंस क्या होता है, स्टेबिलिटी का सेंस क्या होता है कि वो हमारा समेशन एफ एक्स 0 हो, समेशन एफ वाई 0 हो, समेशन एम अबाउट जेड 0 हो। इस वाले में समेशन एफ एक्स 0 है, समेशन एफ वाई 0 है, ठीक है। ये हमारा स्टेबल है, स्टेबल है ये वाली चीज, नो स्टेबल, स्टेबल स्टेबल मतलब समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड एम 0, ये स्टेबल है। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मैंने पूछा, क्योंकि ऋषभ जी तो एकदम से कंफ्यूज हो गए, पहले नो बोला फिर यस बोला, ठीक है, ठीक। मीनाक्षी जी नो क्यों, नो क्यों, बिल्कुल ये स्टेबल है, साफ दिख रहा है। अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये कहीं भागना शुरू कर देगा। स्टेबिलिटी का सेंस होता है सिर्फ और सिर्फ मोशन। क्या इसमें कोई सा भी मोशन आया, क्या इसमें कोई सा भी मोशन आ रहा है, नहीं। क्या इसमें कोई सा भी मोशन आ रहा है, नहीं। रोटेशन भी आ रहा है क्या, नहीं। ये रोटेशन को भी आर वाई और आर एक्स, जो ये वाली आर ए वाई और आर बी वाई है, वो कंपनसेट कर लेंगी। इस वजह से यहाँ रोटेशन भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही मोशन, कोई सा भी मोशन नहीं है, ना ही एक्स, ना ही वाई और ना ही रोटेशन, ठीक है। अगर ये रोटेशन नहीं है, एक्स और वाई में मोशन नहीं है, तो ये क्या है हमारा स्टेबल। तो स्टेबल है फर्स्ट वाला। साथ ही क्या है, इनडेटरमिनेट, साथ ही क्या है, इनडेटरमिनेट। तो यहां हमें स्टेबल तो मिला बट इनडेटरमिनेट मिला। पहली चीज ऐसे लेके चलते हैं। सेकंड वाली चीज में बताइएगा, सेकंड वाली चीज क्या है, स्टेबल है या नहीं है। अगर पी फोर्स लगाया तो ये स्टेबल है या नहीं है। वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड। ज्यादा स्टेबल है मतलब स्टेबिलिटी का भी सेंस होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो सेंस आप स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, वो चीजें मैं यहाँ भी आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ये जो है ये अनस्टेबल है, ये हमारा क्या है, अनस्टेबल। कौन सा वाला, ये वाला, सॉरी ये वाला सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला है अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि
ये है हमारा अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, इस फिगर के अकॉर्डिंग मोशन इन एक्स डायरेक्शन। सो ये क्या हो गया? अनस्टेबल। बट ये कैसा है? डेटर्मिनेट। बट ये कैसा है? डेटर्मिनेट। ठीक है। एंड थर्ड वन इज स्टेबल। क्यों स्टेबल? क्योंकि यहाँ आर ए एक्स है, तो ये जो पी फोर्स का पी एक्स आ रहा होगा वो आर ए एक्स कंपनसेट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा? आर ए एक्स भी आ रहा है और आर ए वाई तो इन चीजों को रोक रहा है, साथ ही ये और ये क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल कपल बना देंगे जिसकी वजह से रोटेशन भी रुक जाएगा। आर ए वाई और आर बी वाई एक कपल बना सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में आराम से बन के, ठीक है, जिससे कि वो यहाँ पर इसके मूवमेंट को भी रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे मोशन रुक गए, इसका मतलब ये बन गया हमारा स्टेबल। और साथ ही ये डिटरमिनेंट था, अभी प्रूफ किया था। तो ये हमारे लिए बेस्ट कंडीशन होती है। कौन सी वाली? ये वाली। ये हमारे लिए बेस्ट कंडीशन होती है। क्यों? क्यों बेस्ट कंडीशन होती है? एक चीज और ऐड होती है इसमें। क्या? स्टेबल ठीक है, डेटरमिनेट ठीक है। डेटरमिनेट तो सिंपल सिंपल एक कैलकुलेशन है, ठीक है। स्टेबल ठीक है और डेटरमिनेट ठीक है। अब एक थर्ड चीज हो जाती है। क्या? यहां हम अगर ये बीम लेके चलें और फोर्स लगा लें, तो आपके माइंड में एक चीज तो चल रही होगी कि चलो सर दो चीजें स्टेबल हैं, तो हम दो में से ये वाली चीज क्यों यूज नहीं कर सकते? इसको समझो, हम दो में से ये वाली चीज क्यों यूज नहीं कर सकते? सच कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं, तो हो सकती है सर ये वाली भी चीज यूज। बट ये चीज यूज क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? अभी मैंने चैप्टर 2 के लास्ट पॉइंट में इस चीज को समझाया था। बताइए ये वाला बीम हम क्यों सिंपली सपोर्टेड में यूज नहीं करते प्रैक्टिकली? थ्योरेटिकली बिल्कुल फिजिबल है, प्रैक्टिकली हम ये क्यों यूज नहीं करते? कोई आंसर दे पाएगा तो बताइए। आज ही इसका डिस्कशन कुछ तो हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋषभ, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन, बहुत बढ़िया पढ़, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर, आप एक बात सोचिएगा, बीम जो होती हैं, ठीक है, वो एक ओपन एनवायरनमेंट में भी रहती हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर से वो बिल्कुल अटैच होती हैं, अपने एनवायरनमेंट से तो अटैच होती हैं, चाहे वो रूम के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो सड़क पे क्यों ना हो, ये बाहर क्यों ना हो, ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट में क्यों ना हो। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हमारा कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, कि आपने जिस टेम्परेचर पर उस बीम को डिजाइन कर दिया वो हमेशा वही टेम्परेचर ही चलता रहेगा, नहीं। आपको पता है सीजनल टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, 55 डिग्री भी कहीं ना कहीं पहुंचता है, ठीक है, और माइनस में 45 डिग्री भी कहीं ना कहीं पहुंचता है, ठीक है। तो जहां जिस लोकेशन की बात करते हैं उस लोकेशन पर पूरे ईयर में टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगर वो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, अगर टेम्परेचर 0.01001 डिग्री सेंटीग्रेड भी चेंज हो तो एक्सपेंशन आएगा या नहीं? टेम्परेचर एग्जैक्टली कांस्टेंट होगा तभी एक्सपेंशन नहीं आएगा, नहीं तो हमेशा एल अल्फा डेल्टा टी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और कुछ ना कुछ वैल्यू की वजह से एक्सपेंशन हमेशा आएगा, जो हमें दिखेगा नहीं, ये भी याद रखिएगा, जो हमें दिखेगा नहीं बट हमेशा आएगा। तो इसी एक्सपेंशन को कंपनसेट करने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? दोनों एंड हिंज नहीं होने चाहिए। अगर दोनों एंड हिंज हैं तो ये क्या होगा? ये बॉडी कुछ ऐसी चली जाएगी। अगर दोनों एंड हिंज हैं तो ये बॉडी कैसी चली जाएगी? अगर ये दोनों एंड हिंज हैं तो ये बॉडी चली जाएगी कुछ ऐसे, ये बॉडी चली जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो बॉडी अगर ऐसे जा रही है तो इसमें हो गया थर्मल एक्सपेंशन, और इस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ कि जो पहले से हमने डिजाइंड जो हमारी ये बीम थी कैसे एकदम लीनियर, वो हो चुकी है ऑब्लिक टाइप से। इसका मतलब ये वाली चीज क्या हो जाएगी हमारे लिए? बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक, ठीक है, कि ऐसे अगर आपको ब्रिज सीधा बनाना है और बन गया वो इस तरह से, तो फिर हमारे लिए वो हो जाएगा बिल्कुल फील्ड कंडीशन में, ठीक है। समझ रहे हो ना कि ये चीज हमें नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था एकदम सेम, ठीक। तो इसलिए थर्मल एक्सपेंशन को कंपनसेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक साइड में रोलर, और स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें एक साइड में क्या चाहिए? हिंज। तो दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। क्या क्या? ये जो स्टेबल और डिटरमिनेट आया, इसमें से जो रोलर है वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है थर्मल कंपनसेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। ऐसे लिखो, कंपनसेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। ये यहां पर क्या दे रहा है? मेरा रोलर सपोर्ट। जबकि हिंज सपोर्ट क्या दे रहा है मेरा इस वाले थर्ड केस में लिखना है, थर्ड केस में कंपनसेशन ऑफ द एक्सियल मूवमेंट, कंपनसेशन ऑफ द एक्सियल मूवमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए सिंपली सपोर्टेड में हम हमेशा इसको क्या मान के चलते हैं? बेस्ट। और हम यही लेके चलते हैं हर जगह, चाहे सोम हो चाहे स्ट्रक्चर हो। डेटरमिनेट में अगर सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं तो हमेशा एक हिंज होता है और एक रोलर होता है। समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज यहां पर हो गई, ये चीज यहां से समझ में आ गई होगी। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है।
सिंपली सपोर्टेड बीम क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है मनीषा रावत जी, क्रीप को हम बात करते हैं बिल्कुल टाइम के बेसिस पर। अभी क्या है, टेम्परेचर का बेसिस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, और टाइम के बेसिस पर भी क्रीप हमेशा बीम। एक बात बताओ, एक छोटी सी क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है मनीषा एंड आप सभी, एक छोटा सा क्वेश्चन। बिल्डिंग वगैरह या ब्रिज वगैरह, ठीक है, जो भी बनाए जाते हैं, उनकी लाइफ होती है या नहीं? एक सिंपल सा आंसर दो मुझे, उनकी लाइफ होती है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं, उनकी लाइफ होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, सभी को पता है, अगर आप एक अपार्टमेंट खरीदते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसकी पहले से एक लाइफ बनी रहती है, चाहे वो 95 ईयर्स के लिए, चाहे 50 ईयर्स के लिए, चाहे वो कितने के ईयर्स के लिए, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है क्या ये इतने ईयर्स के बाद में ये सरवाइव नहीं करेगा जो भी आपने अपार्टमेंट खरीदा है। या तो वहां पर फिर से एक बिल्डिंग क्रिएट होगी, उसमें आपको घर दिया जाएगा, नहीं तो ये चीज तो 100% डैमेज करनी ही है इतने साल के बाद। ठीक है, तो ये जो है, ये कैलकुलेशन किसके बेसिस पर रहती है? आंसर दोगे, ये कैलकुलेशन किसके बेसिस पर रहती है? इसमें एक मेन बेसिस ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होती है। एक मेन बेसिस इसमें क्या होता है, लाइफ को लेके चलने का एक मेन बेसिस क्या होता है, एक कौन सा वाला फेलियर इसके अंदर काम करता है? अभी आपने क्वेश्चन भी किया था उस चीज का, कौन सा वाला फेलियर काम करता है? दैट इज द क्रीप। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था, क्रीप इज ए डिफॉर्मेशन, क्रीप इज ए डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्रीप इज ए डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन जो क्रीप हमारा टाइम के बेसिस पर आ रहा है, तो बिल्डिंग में जितनी भी आपने चीजें यूज की हैं, वो बिल्डिंग का डिजाइन जो बेसिस पर किया गया है, चाहे वो स्टील के कंपोनेंट अंदर लगाए हुए हैं, स्टील की सरिया अंदर लगाई हुई है, साथ ही हमारे पास जो कंक्रीट वगैरह है उनको हमने डिजाइन किया हुआ है, उसमें उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट लगाए हुए हैं, तो उनकी क्या है, उनकी डिजाइंड एक वैल्यू है। ठीक है, सबको हम क्या करते हैं, जब भी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो सबके एक सैंपल जो हम बना रहे होते हैं, उन सैंपल की टेस्टिंग होती है। और उन टेस्टिंग, जैसे ब्रिज बना रहे हो तो ना, ब्रिज की पहले उन पर्टिकुलर पार्ट की टेस्टिंग होगी, उस टेस्टिंग के बेसिस पर वही इंग्रेडिएंट फिर से उसी कंपोजिशन के साथ उस ब्रिज को बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि आपका मन चल रहा है और उसके हिसाब से आपने बनाना शुरू कर दिया, वो चीजें ही हमारी होती हैं जो कि ब्रिज वगैरह को खराब कर देती हैं, जो विदाउट टेस्टिंग आप करने शुरू कर दिया। ठीक है, और एक टाइम खत्म हो गया और उसके बाद भी आप उस पर व्हीकल्स वगैरह को, ट्रैफिक को जाने दे रहे हैं, गोन करने दे रहे हैं, तो बट यही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपने अगर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की होती तो आपको पता होता कि एक्चुअल में उसमें क्रीप की टेंडेंसी कब से आनी शुरू हो जाएगी। क्रीप की जो फेलियर वाली टेंडेंसी है, याद है ना, फेलियर वाला ग्राफ पूरा क्रीप का, वो कब से आना शुरू हो जाएगा? अगर आपको ये पता है तो आप उसी टाइम फ्रेम में उस ब्रिज को तोड़ के दूसरा ब्रिज बना सकते हो। बात क्लियर है? तो ये जो सेंस होता है वो हमारे क्रीप का होता है। मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रीप का है, मैं क्रीप को भी एक मेजर फिनोमेना लेके यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था। क्लियर? बात सेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम की बात ना करते हुए फोर्सेस की बात कर रहे थे और टेम्परेचर की बात की थी, इस वजह से मैंने ये चीज ली थी। ठीक है ना? बात क्लियर है? ठीक, तो यहां पर हिंज कनेक्शन जो क्रीप उसमें आ रहा है, उसके लिए भी हमारे लिए ये रोलर सपोर्ट यूज करना बेटर रहता है। ठीक है, रोलर सपोर्ट उसके लिए भी यूज करना बेटर रहता है। ठीक, चलो नेक्स्ट चीज है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम एंड कैंटिलीवर बीम। ओवरहैंगिंग बीम में भी कुछ नहीं है, ओवरहैंगिंग बीम में भी कुछ नहीं है। जरा सोचिएगा इस चीज को, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये एक काम कर लेता हूँ, इसको यहाँ थोड़ा दिख रहा होगा, ओवरहैंगिंग बीम में यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, आप अपने नोट्स में यहीं पर लिखिएगा ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओवरहैंग होगा, किधर से भी हो सकता है, ऑन बोथ साइड और इन ए सिंगल साइड, इन ए सिंगल साइड और इन बोथ साइड, कुछ भी हो सकता है। उसी ओवरहैंग को हम ओवरहैंगिंग बीम बोल देते हैं। इन ए सिंगल साइड और इन बोथ साइड ओवरहैंग हो सकता है। तो ये बीम कैसी दिख सकती है आपको? ये बीम दोनों साइडों से ओवरहैंग दिख सकती है, ये बीम आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ओवरहैंग दिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट होगी सिर्फ और सिर्फ दो सपोर्ट के साथ। ओवरहैंगिंग बीम ऑलवेज विद टू सपोर्ट ओनली, ऑलवेज विद टू सपोर्ट। ठीक है, और कौन से वाले सपोर्ट? सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट। अब मैं बार बार आपको ये चीज नहीं समझाऊंगा, कौन सी वाली जो अभी समझाई थी, क्या कि यहाँ पर ओवरहैंगिंग बीम भी तीन टाइप से हो सकती है। एक जिसमें दोनों हिंज हो, एक जिसमें दोनों रोलर हो, एक जिसमें एक हिंज हो एक रोलर हो। तो मैं अब क्या स्टडी लेके चल रहा हूँ? बेस्ट की। तो बेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए हिंज एंड रोलर, हिंज एंड
रूलर। बात क्लियर है? तो ये हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है फॉर द ओवरहैंगिंग बीम। दोनों साइड से हो सकता है, एक साइड से भी हो सकता है, हिंज एंड रोलर वाला, ठीक है। नहीं तो लेने के लिए आप यहाँ पर दोनों हिंज ले सकते थे, दोनों रोलर ले सकते थे, एक हिंज और एक रोलर ले सकते थे। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ये इसके नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, है ना। आर ए एक्स, आर ए वाई, आर ए एक्स पी ऐसे लग रहा है, ठीक है, और आर बी वाई। सो यहाँ पर भी क्या हो गया, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो ये भी क्या हो गई मेरी डेटरमिनेट बीम, ठीक है। बट अब हम चलते हैं कैंटिलीवर बीम की तरफ। ये उम्मीद समझ में आ गई। अब कैंटिलीवर बीम की तरफ, कैंटिलीवर बीम क्या होगी, ठीक है, इनडेटरमिनेट अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में हम क्या करके चलते हैं, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री। याद रखिएगा, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री। ये मेरी फिक्स्ड बीम नहीं है, ये मेरी क्या है, कैंटिलीवर बीम है, जिसमें एक सपोर्ट फिक्स है। बर्डिंग समझो, ये फिक्स्ड बीम नहीं है, ये क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है, ये फ्री सपोर्ट है। तो फिक्स्ड और फिक्स्ड सपोर्ट तो नहीं है ना, या फिक्स्ड और फ्री सपोर्ट है। तो आप इसे फ्री बीम भी तो बोल सकते थे, फिक्स्ड बीम ही बोलना जरूरी है क्या, फ्री बीम भी तो बोल सकते थे। इसीलिए इसका नाम है कैंटिलीवर बीम, जिसमें एक सपोर्ट फिक्स तो एक सपोर्ट फ्री, ठीक है। एक सपोर्ट क्या है यहाँ पर, फिक्स, तो एक सपोर्ट फ्री, एक सपोर्ट है फिक्स्ड तो एक सपोर्ट है फ्री, ठीक है। दिस इज द कैंटिलीवर। इस कैंटिलीवर में फ्री सपोर्ट पर कोई रिएक्शन, कोई मतलब ही नहीं है। फ्री सपोर्ट पर कोई रिएक्शन इस पी का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो रिएक्शन यहाँ जीरो है। यहाँ रिएक्शन क्या है, यहाँ रिएक्शन आपने अभी बताया था, दिस इज द आर ए वाई, दिस इज द आर ए एक्स, एंड फिक्स सपोर्ट अभी समझाया था, ये क्या हो गया मेरा एम एट एक्स या एम एक्स या एम अबाउट जेड, ऐसे लिख दो, एम अबाउट जेड, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन है, तीन ही हमारे पास इक्वेशन होती है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा डेटरमिनेट, ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो अगर ये चीज समझ गए हो तो। कैंटिलीवर बीम में फिक्स एंड फ्री है ना, या फिर इधर फिक्स कर दो इधर फ्री कर दो, बात तो वही है, इधर से देख रहे हो या फिर उधर की तरफ से जाके देख लो। तो फिक्स एंड फ्री हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है कैंटिलीवर का, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है और कैंटिलीवर का फिक्स एंड फ्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है बीम के ऊपर कैंटिलीवर का, कोई नहीं, कोई नहीं बन सकता। मैंने क्या कहा, सिर्फ फिक्स लेना है, सिर्फ फ्री लेना है। फिक्स अगर बीच में रख दिया तो बीम ही कहां से रह गई, फिक्स अगर बीच में कर दिया तो बीम ही कहां से रह गई, फ्री अगर बीच में कर दिया तो बीम ही आगे कहां से रह गई, ठीक है। तो इसका मतलब यही इसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब मुझे बताइए बेस्ट डेटरमिनेट बीम कौन सी है। क्वेश्चन ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, बेस्ट डेटरमिनेट बीम कौन सी है। अब आंसर दीजिए। अगर डेटरमिनेट बीम आपसे ऑप्शन में ये सारे के सारे नाम दे दें, तीन ये नाम दे दें, चौथा इनमें से कोई सा भी दे दें, तो आप ये बताइए बेस्ट डेटरमिनेट बीम कौन सी रखोगे, सिर्फ और सिर्फ कैंटिलीवर। याद रखिएगा, आंसर में अगर आपको ऑप्शन में तीनों दे दें और साथ में चौथी बीम कोई सी भी इसमें से दे दें, चार ऑप्शन दे दें, ठीक है, तो आप कौन सा आंसर लिखोगे, डेटरमिनेट बीम इनमें से कौन सी है, कैंटिलीवर। डेटरमिनेट बीम इनमें से कौन सी है, कैंटिलीवर। बात क्लियर है, ठीक, समझ में आ गई, ठीक है, गुड। क्यों है, क्योंकि इसके जो और केसेस है वो नहीं है, जबकि ओवरहैंगिंग के भी और केसेस बन रहे हैं, जिसमें से एक केस क्या है, इनडेटरमिनेट है, एक केस क्या है, इनडेटरमिनेट है। ऐसे ही इसमें सिंपली सपोर्टेड में भी एक केस क्या है, इनडेटरमिनेट है। सिंपली सपोर्टेड में ओवरहैंग नहीं होता है बस, बाकी दोनों चीजें एकदम सेम है। ओवरहैंग में ओवरहैंग होता है, सिंपली सपोर्ट में ओवरहैंग नहीं होता है, बाकी सारी चीजें सेम है एकदम। क्लियर, कैंटिलीवर वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इनडेटरमिनेट की तरफ, अब चलते हैं इनडेटरमिनेट की तरफ, ठीक है। इनडेटरमिनेट बीम क्या होती है, इनडेटरमिनेट में हमने बात की है फिक्स्ड बीम की। ये फिक्स्ड बीम या बिल्ट इन बीम क्या है, ये फिक्स्ड बीम है ना कि सपोर्ट, याद रखना ये फिक्स्ड बीम है ना कि सपोर्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड बीम और बिल्ट इन बीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइडें क्या हैं, फिक्स हैं, इसमें दोनों साइडें फिक्स हैं। तो यहां एक पी फोर्स मैंने ऐसे लगाया तो उसका क्या क्या रिएक्शन आएगा, आर ए वाई आएगा, आर ए एक्स आएगा, एम एम ए ऐसे लिख दिया है ना। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, आर बी वाई आएगा, आर बी एक्स आएगा, ठीक है, और यहां पर एम बी हो गया, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। इसका मतलब यहां अननोन कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन
नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, अननोन कितने हैं यहाँ पर? 6। देखो जरा पढ़ो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये किसका डायग्राम है? ये सपोर्ट का डायग्राम नहीं है, ये किसका डायग्राम है? बीम का, एफबीडी ऑफ बीम है ये एफबीडी ऑफ बीम है। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर ये सपोर्ट हटा दोगे तो ये चीजें इसके ऊपर लग रही हैं, ये रिएक्शंस इसके ऊपर लग रही है सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट हटा के फिर ये फिगर बनाओगे, सपोर्ट हटा के फिर ये फिगर बनाओगे रिएक्शन के साथ, क्योंकि सपोर्ट या रिएक्शन दोनों इक्वल होती हैं। या तो सपोर्ट दिखा दो या सिर्फ और सिर्फ तीनों रिएक्शन दिखा दो, दोनों फिगर इक्वल हैं। बट अगर ये तीनों को एक साथ दिखाओगे तो ये गलत होता है। बट जनरली हम यही दिखाते हैं कि सपोर्ट में ही रिएक्शन दिखा देते हैं, क्योंकि अलग फिगर बनाने से बचते हैं। नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम में सपोर्ट हट जाता है, रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। तो एफबीडी ऑफ द बीम में कितने नंबर ऑफ अननोन हो गए? 6, जबकि रिएक्शन इक्वेशन कितनी होती है? 3। सो दिस इज द इनडेटरमिनेट, दिस इज द इनडेटरमिनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा फिक्स्ड बीम, क्लियर, ठीक है। ऋषभ जी आ गया, क्लियर हो गया वो जेड वाला हिसाब। अबाउट जेड मतलब इस डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, जेड मतलब किसी भी ए पॉइंट पर जेड डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट, है ना। ऐसे यहाँ पर जेड डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट, ठीक है। तो वो मैं अबाउट जेड ऐसे बोल देता हूँ, पहले से ही बता रखा था। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा फिक्स्ड बीम या विल्डन बीम, ठीक है, फिक्स्ड बीम या विल्डन बीम। उसके बाद आता है प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, इसके बाद आता है प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। इसमें क्या होता है? प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम में क्या है? एक एंड फिक्स है तो एक एंड रोलर है। यहां पर भी मैं कुछ और दिखा सकता था, हिंज दिखा सकता था, तो उन चीजों को मैं नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा हूं? जो बेस्ट है, जो बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट क्या है? फिक्स एंड रोलर। रोलर क्यों? वही पुरानी चीजें सारी, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये हमारे लिए हो जाएगा, अगर फोर्स ऐसे लग रही है तो ये हो जाएगा आर ए वाई, ये हो गया आर ए एक्स, ये हो गया एम, ऐसे दिखा दो एम ए, ठीक है, या नीचे की तरफ ही दिखेगा, वैसे वैसे इधर भी दिख सकता है रिएक्शन के बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपने दिखा दिया आर बी वाई, ठीक है, आर बी वाई। डायरेक्शन इसकी एक्चुअली डिपेंड करती है किस पर, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो फोर्स कैसे लग रही है, ठीक है। तो फिलहाल चाहे तो ऐसे दिखा दो। तो यहाँ आर बी वाई, तो 4 अननोन हो गए, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब 4 अननोन है, इक्वेशन है 3, है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गई मेरी? इनडेटरमिनेट बीम। इसे बोलते हैं प्रोब्ड कैंटिलीवर, फिगर याद रखिएगा, मतलब बना लीजिएगा, ठीक है। थर्ड वन इज दी कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है, दैट इज द लास्ट वन, कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम में क्या होगा? मोर देन, बस ये याद रखिएगा, मोर देन 2 सिंपल सपोर्ट, मोर देन 2 सिंपल सपोर्ट, ठीक है। बेस्ट वाली बात कर रहा हूं, बनाने के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं। बेस्ट क्या होगा? बेस्ट होगा एक हिंज, एक हिंज, क्योंकि उसे स्टेबल बनाना है। बाकी सारे क्या होने चाहिए? रोलर या हिंज? आंसर दो, बाकी सारे क्या होने चाहिए? रोलर या हिंज? एक हिंज और बाकी सारे क्या होने चाहिए? रोलर या हिंज? रोलर, है ना। ये बेस्ट वाला फिगर बना रहा हूं सीधा। तो यहां पर क्या होगा? ये हमने एक रोलर ले लिया, ठीक है। अगर ये है तो इसका नाम क्या है? इस वाली बीम का नाम क्या है? इस बीम का नाम क्या है जो ये अभी बनी हुई है? ये अभी जो बनी हुई है, दैट इज द ओवरहैंगिंग। वेरी गुड, दैट इज द ओवरहैंगिंग, ठीक है। ओवरहैंगिंग को हम कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? एक और रोलर लगा दो, आपकी मर्जी है, एक और रोलर लगा दो, ऐसे ही एंड सोन, जितने आप रोलर लगाना चाहो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस बीम। तो अब यहां पर सोचिएगा, जब ओवरहैंगिंग या सिंपली सपोर्टेड था तब ये डेटरमिनेट थी, मतलब यहाँ पर आर ए वाई हो गया, आर ए एक्स हो गया, एम तो नहीं आएगा ऑब्वियस है, समझा रखा है पिन कनेक्शन कैसा होता है। यहाँ पर क्या हो गया? आर बी वाई हो गया। अगर इतना होता तो ये डेटरमिनेट थी, क्योंकि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन होती हैं। बट यहाँ जैसे ही आपने एक कॉन्टिन्यूअस और जोड़ा, वैसे ही यहाँ हो गया आर सी वाई, यहाँ हो गया आर डी वाई, ऐसे ही एंड सोन हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जितने भी ज्यादा आप ये खींचोगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर अननोन आते जाएंगे। तो इसके फिगर के हिसाब से क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर हमारा? नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो गलती मत करना, मोर देन 2 के लिए ही ये वैलिड है। अगर 2 है तो वो ओवरहैंगिंग है या सिंपली सपोर्टेड है, वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर तो 3 है, तो इस फिगर के हिसाब से 5 हो गए। ठीक है, फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही होंगे। तो फ्रॉम दिस फिगर ये क्या है, अननोन 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3। बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ जी, बिल्कुल। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम डिजाइन भी करते हैं। ठीक है, बार बार सपोर्ट्स लगे रहते हैं ना, जो हम बड़े ब्रिज भी देखते हैं उनमें भी बार बार सपोर्ट लगे रहते हैं। वो हमारी ये कंटिन्यूअस बीम का ही सेंस होता है। ठीक है, और ब्रिज में बेसिकली यही होता था। एंशिएंट टाइम के ब्रिजेस जो होते थे उनमें रोलर सपोर्ट यही हुआ करते थे। उसमें रोलर सपोर्ट ऐसे हुआ करते थे, एक साइड से बीम जो होता था, ब्रिज जो छोटे वाले ब्रिज हुआ करते थे ना, वो ऐसे बनते भी थे कि एक साइड तो अच्छे से फंसा दिया है ना, और एक साइड में 2 ऐसे रोलर लगा दिए जिसके ऊपर आपने ब्रिज को रख दिया। ठीक है, ये पुराने जैसे कि गांव विलेज में जो ब्रिज हुआ करते थे, छोटे छोटे ब्रिज, वो ऐसे ही बनते थे, एक साइड रोलर लगा के एक साइड उसे अच्छे से फंसा के। ठीक है, ये हमारे ब्रिज हुआ करते थे। ठीक है, अभी जो है, अभी रोलर्स की शेप अब अलग अलग टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो हम ऐसे भी रोलर की शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो वो चीजें अब हमारी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर है। जैसे जैसे हम स्टील्स का यूज करने लग गए हैं, वैसे वैसे हम रोलर्स की शेप भी अपनी अपने हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं मानता हूं कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगी, उन चीजों का आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना काफी रखते हैं, इतना ही काफी होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप उन चीजों को अच्छे से समझना चाहो तो समझ सकते हो। वैसे मुझे उन चीजों की अभी फिलहाल के हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट भी हमें थोड़ा स्पीडली लेके चलना है, तो प्रैक्टिकली मैं बहुत ज्यादा लेके गया तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, जाने के लिए हम जा सकते हैं। ठीक, चलो ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, आज तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलो, हाँ, तो हमने नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन, टाइप ऑफ बीम ये देख लिया। ठीक है, टाइप ऑफ बीम समझ लिया, सपोर्ट समझ लिए हैं। ठीक है, बीम समझ लिया है। ठीक, टाइम भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे नंबर ऑफ जो रिएक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करना, जो रिएक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करना। लाइक ऐसे क्वेश्चंस आप कहेंगे कि सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो, यहाँ पर आर ए बताओ, आर बी बताओ, ऐसे क्वेश्चंस। बट सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से गायब। ठीक है, हाँ हाँ हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे कि यूडीएल लगा दिया, ठीक है, अब रिएक्शन बताओ क्या होगी। जैसे कि यूवीएल लगा दिया, अब रिएक्शन बताओ क्या होगी। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस को हम अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। देन हम चलेंगे शियर फोर्स पे और बेंडिंग मोमेंट पे। बिल्कुल ऋषभ जी, P/2 एंड P/2 उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको आते हैं। ठीक है, बाकी जो आगे की चीजें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ